टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है टाइम डोमेन एनालिसिस। ठीक है, अब लिखिए टाइम डोमेन एनालिसिस। लीनियर सिस्टम्स, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ लीनियर सिस्टम्स। ठीक है भाई, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ लीनियर सिस्टम्स। ठीक है, इसको मैं पढ़ लूँ। देख, तो टाइम डोमेन एनालिसिस देखते हैं कैसे। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो लीनियर सिस्टम्स हैं उनको टाइम डोमेन में एनालाइज करने वाले हैं। टाइम डोमेन में कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा सिस्टम्स क्या होते हैं। सिस्टम क्या होते हैं बताइए जरा। जिनमें इनपुट होती है और जो आउटपुट देते हैं, वो उन सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम्स बोलते हैं। उन चीज़ों को हम सिस्टम बोलते हैं जिसमें इनपुट होती है और जो हमें आउटपुट देते हैं। अब लीनियर सिस्टम क्या होते हैं बताओ जरा। जिसमें सुपरपोजिशन प्लस होमोजेनिटी एप्लीकेबल हो, उनको हम बोलते हैं लीनियर सिस्टम। अब अपने को क्या करना है, टाइम डोमेन में उनको एनालाइज करना है। टाइम डोमेन में कैसे, हमारे पास जो इनपुट है वो टाइम के साथ वेरी हुई है। ठीक है, अब हम चाहते हैं जो आउटपुट आए वो भी हमें किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, टाइम के रेस्पेक्ट में। उसको हम बोलते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस। ऐसे ही हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस भी करेंगे। एक चैप्टर का नाम आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे, बट फिलहाल हमें टाइम डोमेन एनालिसिस करना है। लेकिन ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको लैप्लास इनवर्स आनी चाहिए। लैप्लास इनवर्स, ठीक है, लैप्लास इनवर्स आई होप सब लोगों को पता होगी। ठीक है, जिन लोगों को दिक्कत है वो लैप्लास के लेक्चर जरूर देख लें और लैप्लास इनवर्स अपना तैयार करें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा आप जरा देखिए, दूसरा इसमें एक होता है टाइप ऑफ द सिस्टम एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ये क्या होता है, टाइप एंड ऑर्डर क्या होता है, किसी भी सिस्टम का टाइप एंड ऑर्डर क्या होता है, ये हमें देखिए। टाइप एंड ऑर्डर कैसे हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं कि टाइप कैसे डिसाइड करते हैं और ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम, कोई क्लोज लूप सिस्टम, और मैंने आपको बताया था क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, जिनमें फीडबैक होती है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, उनको हम क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। मान लीजिए ये मेरा जीएस है, ठीक है जी, और यहां से मेरे पास कोई फीडबैक सिस्टम आ रखा है एचएस, और ये मेरा समिंग पॉइंट, ये मेरा समिंग पॉइंट है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ठीक है जी, नेगेटिव फीडबैक, ये मेरी इनपुट है आरटी या आरएस बोल दीजिए लैप्लास डोमेन में, और ये मेरी आउटपुट है सीएस। ठीक है जी, अगर मैं इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालूं, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हमारे आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ये इंडिविजुअल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन है। ये फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है, और ये क्या आपका फीडबैक है। ठीक है, ये फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। तो कुल मिला के फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। अगर मैं ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालूं तो टीएस जो आएगा सीएस अपॉन आरएस इज इक्वल टू क्या बनेगा बता दो, जीएस डिवाइड बाय 1 प्लस जीएसएचएस। ये मेरा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ट्रांसफर फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। ट्रांसफर फंक्शन इज आउटपुट बाय इनपुट इन लैप्लास डोमेन, आउटपुट ले लो डिवाइड बाय इनपुट कर दो विद इनिशियल कंडीशंस 0। ये ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन होती है, आप जान लो। तो जीएस डिवाइड बाय 1 प्लस जीएसएचएस, ये में हमारा क्या बनेगा ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। अब सुनिए ऑर्डर कैसे हम देखते हैं, सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है। देख, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको बोलते हैं, अगर उसको मैं इक्वल टू 0 कर दूं, डिनोमिनेटर को अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं, माने 1 प्लस जीएसएचएस, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं तो ये बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगी, ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को बताएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसके जो रूट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोल्स और आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड पोल्स और आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के आइगन वैल्यूज हो जाएंगे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट आएंगे वो। ठीक है जी, तो मैंने बताया
आपकी ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है और उसका डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है। अब सुनो, ऑर्डर हम कैसे चेक करते हैं। जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, आप ये देखिए, उसमें s की हाईएस्ट पावर कितनी है। s की जो हाईएस्ट पावर होगी वही सिस्टम का क्या होगा, ऑर्डर, वही सिस्टम का ऑर्डर होगा। ठीक है, आप लिख लीजिए यहाँ पे ऑर्डर कैसे हम डिफाइन करते हैं। जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आएगा उसके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जो होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है s की, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ से बना, ठीक है, वो जरा देखो ये डेफिनेशन कहाँ से बनी ऑर्डर की, हम ऐसे क्यों चेक करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी सिस्टम है, अगर मुझे उसको डिफाइन करना हो, देख ये डेफिनेशन कहाँ से बनी ऑर्डर की वो मैं बता दूं। मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है, कोई कॉम्प्लीकेटेड सिस्टम, इस तरह का कोई सिस्टम है। इनपुट है मेरे पास yt, सॉरी आउटपुट है मेरे पास yt और इनपुट है मान लीजिए rt। दिस rt इज नॉट रैंप फंक्शन, ठीक है, ध्यान रखिए। rt मेरा इनपुट है कोई भी, ठीक है, ये कोई भी इनपुट हो सकता है, दिस माय इनपुट और ये मेरे आउटपुट, ठीक है। तो सिस्टम है मेरे पास, इसमें इनपुट है rt और आउटपुट है मेरे पास yt, ठीक है। अब जरा देखिए ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, आप आपने फीडबैक ली, फीडबैक मान लीजिए इसी के अंदर लगी थी, ठीक है। तो मैं जानता हूं अगर मैं yt और rt के बीच की कोई रिलेशन लिखूं वो सिस्टम के ऑर्डर को डिफाइन करेगा। मान लीजिए ऐसा कोई सिस्टम है मेरे पास जिसमें आउटपुट और जो इनपुट है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, डिफरेंशियल इक्वेशन से उनके आपस में कोई बीच में रिलेशन बनी है। जैसे कि आप ऐसे मान लो कि ये जो सिस्टम है इसमें आउटपुट और इनपुट जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड है। 4dy/dt प्लस 3yt इक्वल टू r। मान लीजिए इस तरह से मेरी आउटपुट और इनपुट रिलेटेड है इस सिस्टम में। अब जरा देखो ये लीनियर रिलेशन है, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, ये लीनियर। आपको बताया मैंने सिग्नल सिस्टम में कैसे चेक करते हैं, लीनियरिटी एंड नो लीनियरिटी, ठीक है। तो लीनियर रिलेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट और इनपुट मेरी रिलेटेड है। इसका मतलब जो है सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, लीनियर, और इसमें आउटपुट और इनपुट के बीच की ये रिलेशन है। अगर मुझे आप इनपुट बताओगे और अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दूं तो मैं क्या निकाल सकता हूं, आउटपुट निकाल सकता हूं सिस्टम में। ये होता है टाइम डोमेन एनालिसिस। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका टाइम डोमेन में हमने सीखा है, या फिर आप मैथमेटिक्स में सीखोगे जिसमें आप निकालते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको याद होगा इस तरह से आप yt को सोल्व करोगे, yt के लिए आप सोल्व करोगे। बट थिंग इज वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। अब जरा देखो इसको सोल्व करने का एक और तरीका है। अगर मेरे पास आउटपुट और इनपुट के बीच की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए मेरे पास, तो मैं फिर उस सिस्टम को सोल्व कैसे करता हूँ। आप एक काम करो, इसको लैप्लास डोमेन से सोल्व करो। अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप याद कीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एक एप्लीकेशन होती थी, और वो एप्लीकेशन क्या होती थी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज होती है। तो अगर मान लीजिए मैं इसका लैप्लास लूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा s2ys माइनस sy0 माइनस yx। ये पहले वाला का आएगा, इसका लैप्लास ये होता है, ठीक है भाई, प्लस 4 इंटू sys माइनस y0, सही है, प्लस 3 इंटू ys इज इक्वल टू क्या बनेगा, इज इक्वल टू rs, इज इक्वल टू rs। क्या करें, सही बात है जी। तो इस तरह का मेरा बनेगा, आउटपुट और इनपुट के बीच की रिलेशन बनेगी, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा देखिए आप, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनिशियल कंडीशन को 0 अज्यूम कर रहा हूं। मान लीजिए इनिशियल कंडीशन मेरी 0 है, तो यहां से सबसे पहले मैं ys और rs निकालूं, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन मुझे निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट बाई इनपुट, लेकिन उसमें मेरी कंडीशन क्या होती है, ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, आउटपुट बाई इनपुट विद इनिशियल कंडीशंस 0। तो आप इनिशियल कंडीशन को 0 कर दो पहले। अब बताइए ys और rs क्या आएगा, बताइए भाई, 1/s² प्लस 4s प्लस, समझ आया, ये मेरा सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन बना। अब जरा देखो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। वैसे आप यहां से देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है, आप चेक करते थे ऑर्डर एंड डिग्री,
आपको याद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, इसका ऑर्डर कितना है, आप देखो कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार लिया गया है, 2 बार। इसका अंदर वही क्या होता है उसका ऑर्डर। तो बेसिकली ऑर्डर कहां से बना है, ये टाइम डोमेन से बना है देखा जाए, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आप ये देखिए कि उसका क्या ऑर्डर है, वही टू ऑर्डर जो आ रहा है वही रिफ्लेक्ट होता है कहां पे, लैप्लास डोमेन में। किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, s की पावर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है मेरा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। कि क्या ऑर्डर है मेरे सिस्टम का, सेकंड ऑर्डर है मेरे सिस्टम का, ठीक है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है मेरा, ठीक है। चलिए ये ऑर्डर हम क्यों देखते हैं, बिकॉज ऑर्डर से हमें पोल के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मान लीजिए मेरा सेकंड ऑर्डर सिस्टम है या मेरा थर्ड ऑर्डर है या मेरा फोर्थ ऑर्डर है, तो उससे मुझे नंबर ऑफ पोल्स के बारे में पता चलता है उसका, ठीक है। और सही बताऊं तो स्टेबिलिटी के बारे में भी, रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में मुझे पता चलता है, आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ऑर्डर जानना जरूरी है, ठीक है ना, इससे पता चलेगा कितने पोल आएंगे इसके, ठीक है। तो वो जानना थोड़ा सा जरूरी है, पोल के बारे में जानकारी होना इंपॉर्टेंट है। चलिए मैंने बताया कि ऑर्डर क्या होता है, अब आते हैं टाइप क्या होता है, ठीक है। तो आप लिखिए सिस्टम के टाइप हम कैसे देखते हैं, टाइप कैसे देख, बेसिकली टाइप निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। बट मैं एक आपको थोड़ा सा आसान तरीका बता रहा हूँ, एक केस बता रहा हूँ। इसके अलावा भी केसेस बनेंगे, जो मैं एक पर्टिकुलर केस आपको डिस्कस करूंगा अभी, उसके अलावा और भी केसेस बनेंगे टाइप देखने के लिए। बट एक बार जरा देखिए टाइप कैसे देखते हैं, ऑर्डर समझ आया आपको। अब टाइप के बारे में बात करें कि टाइप क्या होती है, टाइप क्या होती है, सिस्टम टाइप क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है जिसका फॉरवर्ड पाथ गेन एट जीएस और यूनिटी फीडबैक, फीडबैक 1 आ रहा है, इसको बोलते हैं यूनिटी फीडबैक। ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा इनपुट है, इस तरह, ठीक है भाई। ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा इनपुट है और यूनिटी फीडबैक आ रही है सिस्टम का, इसको बोलते हैं समिंग पॉइंट, ठीक है। आपको पता होगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। अब सुनिए एचएस की वैल्यू इसका मतलब कितना है यहाँ पे, एचएस इज 1, यूनिटी फीडबैक। तो टाइप कैसे देखते हैं, टाइप हम देखते हैं जीएस। अगर एचएस मेरा 1 है तो टाइप कहां से देखते हैं, जीएस। कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप। मान लीजिए जीएस इस तरह का होगा, इसका मतलब इसकी टाइप क्या होती बताओ, कितने टोटल कितने पोल है, जीएस के पोल देखो, सिर्फ जीएस के देखने, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जीएस, आप ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जीएस, जीएस। अगर एचएस मेरा 1 है तो ध्यान रखिएगा, अगर एचएस नॉन यूनिटी है, मान लीजिए कुछ डिफरेंट आ गया, तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे टाइप, ठीक है। उसके लिए फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी, वो आपको समझाऊंगा मैं एरर एनालिसिस में, ठीक है। हम एरर निकालेंगे तो आपको उसमें समझाऊंगा। बट आप ध्यान रखिए, अगर मेरा एचएस 1 है, ये सारी कहानी कब है, एचएस की वैल्यू 1 है, तो अगर मेरा एचएस 1 है, यूनिटी फीडबैक है, तो आप ये देखिए जीएस के कितने पोल ओरिजिन पे लाई करते हैं, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जीएस एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जीएस एट ओरिजिन, ये देखिए। तो आप बताइए टोटल यहाँ पे कितने पोल है, टोटल यहाँ पे 3 पोल है, लेकिन ओरिजिन पे कितने, 2। एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 0, पोल समझते हो ना क्या होते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे 3 पोल आएंगे, एस इक्वल टू 0, 0, -3। पोल एस की वो वैल्यूज होती है जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 3 पोल है, ओरिजिन पे कितने हैं, 2। इसका मतलब किस टाइप का सिस्टम है, टाइप क्या है सिस्टम की, टाइप 2, दिस इज टाइप 2 सिस्टम, ठीक है भाई। टाइप समझ आया कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन ये कब डिफाइन करते हैं, जब एचएस की वैल्यू क्या हो, 1। इफ एचएस इज 1, देन टाइप ऑफ द सिस्टम इज नंबर ऑफ पोल ऑफ जीएस एट ओरिजिन, ठीक है। अगर एचएस 1 है तो, अगर एचएस नॉन यूनिटी है तो टाइप निकालने का अलग तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल नहीं, अभी रुकिए, ठीक है। अभी इतनी जानकारी काफी। मेन चीज है ऑर्डर देखिए, सिस्टम का ऑर्डर देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक के सिस्टम्स, ठीक है जी। तो सेकंड ऑर्डर तक के सिस्टम्स को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलिए मैं रब कर दूं इसको रब कर दूं, स्टार्ट करें भाई। देखिए तो इस चैप्टर में क्या हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं।
ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं थोड़ा सा बता दूं मैं। तो मैंने फिलहाल ऑर्डर एंड टाइप के बारे में बताया आपको, सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है और टाइप क्या होती है। एक साथ देखिए तो क्या पढ़ने वाले हैं इस सिस्टम में और थोड़ा सा बता दूं। हम फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम को एनालाइज करेंगे। जो हमारा एनालिसिस होगा वो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे होगा। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कौन से होते हैं और सेकंड ऑर्डर सिस्टम कौन से होते हैं। मे बी मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं, उनको मैं दिखा सकता हूँ, उनको मैं आपके सामने रख सकता हूँ और उन पर मैं एक्सपेरिमेंट भी दिखा सकता हूँ आपको, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। मैं आपको प्रूव कराऊंगा कैसे और दिखाऊंगा कैसे, किस तरह से, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी आउटपुट वर्सेस इनपुट की, उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अगर वहीं पे मैं सिर्फ एक कैपेसिटर को ले लूं या फिर आरसी सर्किट को ले लूं, ठीक है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सीरीज में या पैरेलल में मैं कर लूं, तो वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बनेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में फिलहाल तो हमें दो ही सिस्टम एनालाइज करना है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, उन्हीं को हमें स्टडी करना है। चलिए, तो एनालिसिस में ये दो पार्ट आएंगे आपके, एनालिसिस में फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, लेकिन उसके लिए हमें इनपुट भी होनी चाहिए हमारे लिए, हमारे पास। अब इनपुट क्या रखे सिस्टम में एनालिसिस करने के लिए। किसी भी सिस्टम को अगर एनालाइज करना है, जैसे फैन को एनालाइज करना है, फैन या फिर मैंने बल्ब डिजाइन किया सबसे पहले, तो अगर मैं बल्ब को पहली बार डिजाइन किया तो उसको फिर उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, मुझे लिखा नहीं होता ओके टेस्टिंग, ऐसा करके कुछ लिखा होगा, तो इसका मतलब इसकी टेस्टिंग की गई है। अब टेस्टिंग, हमारे पास कुछ टेस्ट सिग्नल होते हैं और वो टेस्ट सिग्नल हम सिस्टम में इनपुट करके फिर उसको चेक करते हैं कि भाई इसका रेस्पॉन्स कैसा है, इसकी आउटपुट कैसी है। तो वो कौन से हमारे पास टेस्ट सिग्नल होते हैं, हम तीन टेस्ट सिग्नल का यूज करेंगे, इंपल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल एंड रैंप सिग्नल। इन तीन सिग्नल को हम इनपुट करेंगे हर सिस्टम में, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो। हम क्या करेंगे, स्टेप इनपुट डालेंगे, रैंप इनपुट डालेंगे, इंपल्स इनपुट डालेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप पैराबोलिक इनपुट डाल सकते हो, पैराबोलिक समझते हो ना, सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ाया एकदम से। या फिर आप जर्क सिग्नल डाल सकते हो। जर्क सिग्नल कौन से होते हैं, टी क्यूब, टी क्यूब को हम क्या बोलते हैं, जर्क सिग्नल्स। ठीक है, जो टी स्क्वायर तक आपने पढ़ा था ना, डेल्टा टी इंपल्स सिग्नल, यूटी स्टेप सिग्नल, ठीक है, आरटी रैंप सिग्नल, पीटी पैराबोलिक सिग्नल जो टी स्क्वायर बाई 2 था, याद है आपको। और एक होता है जर्क सिग्नल जो टी क्यूब होता है, टी क्यूब को हम बोलते हैं जर्क सिग्नल। ठीक है भाई, JERK। ठीक है, चलिए, तो हर सिस्टम को इस तरह से हम चेक करेंगे। ठीक है, इन अलग अलग इनपुट डाल के हम उसको एनालाइज करेंगे, अलग अलग इनपुट डालेंगे और फिर हम आउटपुट चेक करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये टाइम डोमेन एनालिसिस का क्या मतलब। देखो, हमारे पास जितने भी सिग्नल हैं, चाहे आप इंपल्स सिग्नल ले लो, चाहे आप स्टेप सिग्नल ले लो, चाहे आप रैंप सिग्नल ले लो, उनमें जो इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है वो क्या होती है, टाइम एक्सिस। इसका मतलब आप इनपुट को किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जब ये इनपुट में डालूंगा, चाहे ये चाहे पैराबोलिक इनपुट ले लो, चाहे आपकी पैराबोलिक इनपुट ले लो, जब आप ये इनपुट सिस्टम में डालोगे तो जो आउटपुट आएगी वाईटी, वो भी आप टाइम के रेस्पेक्ट में ही देखिए, उसको भी आप टाइम के रेस्पेक्ट में देखिए कि किस तरह की आउटपुट आ रही है। तो इस एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, टाइम डोमेन एनालिसिस। बेसिकली इनपुट हमने टाइम डोमेन में डाली और जो आउटपुट आ रही है वो भी हम कौन से डोमेन में देख रहे हैं, टाइम डोमेन में। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डोमेन एनालिसिस। ठीक है भाई, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा है टाइम डोमेन एनालिसिस। ठीक है, और ये अलग अलग सिस्टम में इनपुट डाल के देंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। ठीक है, आप थर्ड ऑर्डर भी जा सकते हो बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इसलिए हम सेकंड ऑर्डर तक ही बढ़ पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए, बहुत यहाँ तक सबको समझ आया, आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, इस सिस्टम में हम, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। ठीक है, स्टडी स्टेट एरर। अब वो एरर क्या चीज है, देखो, मान लीजिए मैंने ये इनपुट डाली किसी सिस्टम में, स्टेप इनपुट डाली मान लीजिए, या फिर इंपल्स इनपुट डाली। अब आप बताओ, इंपल्स का मतलब क्या होता है, छोटे से मोमेंट के लिए आया और चला गया, एक झटका आया और खत्म हो गया। ठीक है, यही होता है इंपल्स का मतलब। चलिए, मान लीजिए मैं किसी सिस्टम में इंपल्स डाल दूं, कोई भी सिस्टम है, प्रैक्टिकल सिस्टम, आप मुझे ये बताओ उसकी जो आउटपुट आएगी
वो कैसी आएगी, मतलब क्या वो इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ती चली जाएगी आउटपुट, या फिर ऐसा होगा कि मे बी एक बार शुरू में आउटपुट आएगी और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। हाँ, कुछ ऐसी कुछ आनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इनपुट मेरी एक बार आई और चली गई। अब जितने भी प्रैक्टिकल सिस्टम है वो ऐसा तो है नहीं कि इनपुट को एक बार देखते ही और फिर इनफाइनाइट टाइम के लिए आउटपुट दे देंगे, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। इवन कोई बंदा भी अगर आप लो, सिस्टम का मतलब है इंसानी दिमाग, सबसे पहले सबसे बढ़िया सिस्टम वही होता है। हाँ, हमारा जो सिस्टम है वो सेकेंड ऑर्डर नहीं है, वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, आप उसका ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारे ब्रेन की, जो भी हमारा सिस्टम है, क्योंकि देखो ना, हम भी तो इनपुट ले रहे हैं और हम आउटपुट दे रहे हैं, मैं भी तो आपके सामने आउटपुट दे रहा हूँ, बट मेरा सिस्टम जो है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है मेरा। अगर मेरी बॉडी को अगर आप देखें, मैं कई जगह से, कान से ले रहा हूँ, नाक से ले रहा हूँ, आँख से ले रहा हूँ, कई जगह से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के, और आउटपुट भी कई जगह दे रहा हूँ, इवन मैं अपने मुंह से आउटपुट दे रहा हूँ, मैं अपने हाथों से आउटपुट दे रहा हूँ, बहुत सारे पैरों से आउटपुट जाती है मेरी। तो कुल मिला के आउटपुट भी मैं कई जगह से देता हूँ और इनपुट भी। तो इसका मतलब मेरा जो सिस्टम है वो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है, और वो भी नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं। इसलिए मेरे सिस्टम पे अगर मैं एनालाइज करूंगा तो मेरा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। बट हमारे सिलेबस में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। बट मैं ये कह सकता हूँ, चाहे वो कैसा भी सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, अगर वो स्टेबल सिस्टम है, अगर प्रैक्टिकल सिस्टम है, ठीक है, तो अगर मैं किसी भी सिस्टम में इंपल्स इनपुट दूंगा, इंपल्स का मतलब एक मोमेंट के लिए इनपुट आई और फिर गायब हो गई, कोई भी सिस्टम इनफाइनाइट टाइम तक आउटपुट नहीं दे सकता ऐसी इनपुट। इमेजिन करो कि आपने किसी ने आपको छेड़ दिया है, कोई इंपल्स दे दी गलती से, पीछे से किसी ने थप्पड़ मार दी, ठीक है, तो एक तरह से इंपल्स आ गया, तो आप क्या इनफाइनाइट टाइम तक उसको लड़ते रहोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। इसका मतलब आउटपुट इनफाइनाइट टाइम तक नहीं आएगी। तो अच्छा देखिए, ये जो इनपुट है ये कैसे आउटपुट दे सकता है, मतलब वो टाइम डोमेन में हमें उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। अब उसके साथ हम फिर एरर देखते हैं, स्टडी स्टेट एरर। जैसे देखो, स्टडी स्टेट में इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो आउटपुट की जो वैल्यू आती है उसको हम चेक करते हैं एक रेफरेंस वैल्यू के साथ, तो वो हम पढ़ेंगे स्टडी स्टेट एरर। लास्ट में हमारा जो टॉपिक आएगा इस चैप्टर में वो आएगा स्टडी स्टेट एरर, ठीक है। और उससे पहले एनालिसिस करना है मुझे टाइम डोमेन में, उसके बाद आपका स्टडी स्टेट एरर आएगा। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्टडी स्टेट एरर, थोड़ा सा उसमें दिक्कत आएगी आपको, लेकिन धीरे धीरे हम वो भी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर, समझ आए इस चैप्टर का क्या असली मकसद है, ठीक है। टाइम डोमेन में देखना है हमें। आगे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर कम्युनिकेशन के लिए, या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस को, बोर्ड प्लॉट वगैरह, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बैंडविड्थ वगैरह निकालने में, या फिर बीजेटी की बैंडविड्थ निकालने में, वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे सिस्टम का, ठीक है। बट फिलहाल टाइम डोमेन, जैसे आपका ये है, अगर मैं इसमें इनपुट दूं तो इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। अगर मान लीजिए मैं स्टेप इनपुट दे दूं, इमेजिन करो इसमें कांस्टेंट डीसी सप्लाई दे रहा हूँ, तो इसका रिस्पॉन्स किस तरह का, इस मेरा मीटर जो है उसका रिस्पॉन्स किस तरह का है, उसका जो नीडल है वो कहाँ पे जाके रुक रही है। मान लीजिए मैंने 10 एम्पियर दिया, यह मीटर मान लीजिए, और मान लीजिए इसके अंदर मैंने 10 एम्पियर दिया, तो अगर मैं इसके अंदर 10 एम्पियर देता हूँ तो इसकी जो नीडल है वो कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। मान लीजिए मैंने स्टेप इनपुट दिया 10 एम्पियर का, ठीक है, और इमेजिन करो कि इसकी जो नीडल आनी चाहिए, ऑब्वियसली नीडल कहाँ पे आनी चाहिए, 10 या 15 पे। अगर 10 एम्पियर दिया तो 10 पे आनी चाहिए, 10 पे आनी चाहिए, लेकिन 10 पे कैसे आती है, क्या ये 10 एम्पियर पे कैसे आउटपुट जो है मेरी, जो इसके जो नीडल है उसका जो रिस्पॉन्स है वो टाइम के साथ कैसा है, क्या वो ऑसिलेट करते हुए 10 पे आ रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना, आगे जाके ऑसिलेट करके ऐसे आती है, ठीक है, क्या वो ऑसिलेट करते हुए 10 पे आ रही है, या फिर धीरे धीरे 10 पे आ रही है, ठीक है, आराम से गई और 10 पे आती है। अच्छा, कई बार क्या होता है, बड़ा स्लो होता है, स्लगिश होता है, कई बार कई बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। स्मार्ट सिस्टम होते हैं, बहुत सारे स्लगिश सिस्टम होते हैं, तो मतलब वो देखना पड़ेगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स मेरा आएगा, ठीक है, आउटपुट किस तरह की आएगी, तो वो मुझे टाइम डोमेन में एनालाइज करना है कि किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो इस नीडल को मैं देख के भी बता सकता हूँ, अगर आप इनपुट दोगे 10 एम्पियर तो देख लो कि नीडल आगे जा रही है कि एक रीडिंग से कहाँ पे आ रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, आउटपुट देख के बता सकते हो कि किस तरह का सिस्टम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम।
फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास कोई सिस्टम है जिसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो ओवरऑल टीएस वो फर्स्ट ऑर्डर टाइप का है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब कुछ इस तरह का जिसमें एस की पावर कितनी बता रहा टीएस में एस की पावर कितनी है हाईएस्ट पावर जैसे एस प्लस टू समथिंग कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है एस प्लस टू कुछ इस तरह का है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है एस की पावर। तो इसका मतलब किस टाइप का सिस्टम है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। हम इसका एनालिसिस करते हैं। इस तरह के सिस्टम जो होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। देख जो सिस्टम होते हैं उनकी दो फॉर्म होती है। कोई भी जैसे कोई भी मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है टीएस उसकी दो फॉर्म होती है। एक होती है पोल जीरो फॉर्म और एक होती है टाइम कांस्टेंट फॉर्म टाइम कांस्टेंट फॉर्म। अब ये टाइम कांस्टेंट का मतलब अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि क्या मतलब होता है टाइम कांस्टेंट का। एक होती है पोल जीरो फॉर्म एक होती है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है जरा देखिए भी क्या दोनों में क्या फर्क है। मान लीजिए मैं टीएस को इस तरह लिखता हूं 1/s + 2। ठीक है ये पोल जीरो फॉर्म है। यहां से आप डायरेक्टली पोल देख सकते हो। पोल विल बी s = -2। ठीक है यहां से पोल आ जाएगा इसका। तो इसको हम बोलते हैं पोल जीरो फॉर्म। ठीक है जैसे मान लीजिए इस तरह का आ गया 1/s + 2 × s+ मतलब s का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सीधी बात s का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए उसको बोलते हैं पोल जीरो फॉर्म। और न्यूमरेटर में मान लीजिए ऐसा आ गया s + 1। ठीक है तो पोल कहां पे आएंगे बताओ जरा। पोल कहां पे आएंगे s = -2 एंड -3 पे पोल आएगा। जीरोस कहां पे आएगा s = -1 पे जीरोस है। ठीक है भाई तो इसको बोलते हैं पोल जीरो फॉर्म। ये मेरी पोल जीरो फॉर्म। फिर एक होती है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। टाइम कांस्टेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं। यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बना दो 1। कैसे बनाए कांस्टेंट टर्म को 1। आप 2 कॉमन ले लो। अगर आप 2 कॉमन ले लोगे इसमें से तो बताओ क्या बनेगा। ये बनेगा 1/2 अगर मेरा बाहर आ गया तो बनेगा s/2 + 1। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है और इससे मैं टाइम कांस्टेंट कैसे निकालूं जरा देखो। ये बन गया 1/2 पर ले आओ 1/2 / s/2 + 1। तो टाइम कांस्टेंट यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे जो s का कोफिशिएंट होता है वही टाइम कांस्टेंट होता है। s का जो कोफिशिएंट होता है वही आपका टाइम कांस्टेंट होता है। यहां से अगर मैं टाउ निकालूंगा तो टाउ विल बी हाफ। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म से आप टाउ निकाल सकते हो। टाइम कांस्टेंट डायरेक्टली निकाल सकते हो। s का कोफिशिएंट ही क्या होता है टाइम कांस्टेंट। और अगर पोल जीरो फॉर्म है उससे आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो पोल एंड जीरोस। पोल जीरो फॉर्म में s का कोफिशिएंट 1 होता है। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में जो कांस्टेंट वाली होती है वो आपकी 1 होती है। ठीक है भाई ध्यान रहेगा। चलिए तो मैंने बताया कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है उसकी दो फॉर्म होती है एक पोल जीरो फॉर्म एक टाइम कांस्टेंट। ठीक है चलो आगे बढ़ो। ठीक है नेक्स्ट जरा देखिए। अब मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है कोई भी सिस्टम है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है मेरे पास और मैंने बताया कि ओवरऑल सिस्टम दे रखा है टीएस = मैंने एक ब्लॉक में दिखाया। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लोज लूप नहीं है। ये कैसा है ये तो ओवरऑल है। इंटरनल इसका डायग्राम अगर आप देखोगे तो उसमें कई सारी फीडबैक होंगी। ठीक है तो ओवरऑल सिस्टम मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर। अब सबसे पहले मैंने इसके अंदर इनपुट डाला टेस्ट सिग्नल में डाल रहा हूं। मैंने इसके अंदर इंपल्स इनपुट डाल दिया। सबसे पहला केस क्या है इनपुट इज इंपल्स मतलब टाइम डोमेन में मेरी जो इनपुट है वो कुछ इस तरह की है डेल्टा यूनिट इंपल्स इनपुट डाल दिया। डेल्टा टी मैंने इनपुट डाला यूनिट इंपल्स। इसका एरिया 1 रखा मैं। अगर k डेल्टा टी होता तो एरिया कितना होता k। उसको फिर यूनिट इंपल्स ना बोलते फिर इंपल्स बोलते। ठीक है मान लीजिए मैं डेल्टा टी इनपुट डालूं इसके अंदर तो मुझे बताना है कि टाइम डोमेन में जो आउटपुट आएगी yt वो कैसे आएगी। ये इनपुट मेरी टाइम डोमेन में है तो आउटपुट भी मुझे कौन से डोमेन में एनालाइज करनी पड़ेगी टाइम डोमेन। अब कैसे आप टाइम डोमेन में देखोगे बताओ। अगर ये भी टाइम डोमेन में होता hs तो इसको टाइम डोमेन में हम क्या बोलते हैं ht।
एक्सेस को टाइम डोमेन में क्या बोला जाता है? एचडी, और उसको हम क्या बोलते हैं? इंपल्स रिस्पॉन्स। आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा, उसको हम बोलते हैं इंपल्स रिस्पॉन्स। तो अगर मान लीजिए ये मेरे पास टाइम डोमेन में होता है ht या tt बोल देते हैं क्योंकि ये ts है ना, तो इसको मैं tt बोल रहा हूँ, tt, ठीक है। ts तो लैप्लास डोमेन में है, टाइम डोमेन में क्या होता है? tt, और इनपुट है मेरा डेल्टा t, तो आउटपुट क्या होती है? आउटपुट जो yt आती है वो क्या होती है? वो आती है डेल्टा t कॉन्वोल्यूशन tt, सही है। ये मेरे पास आउटपुट आती है टाइम डोमेन में। तो कॉन्वोल्यूशन करनी पड़ती, बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। इसलिए हमने कौन से डोमेन में सॉल्व करना है? लैप्लास डोमेन में। लैप्लास डोमेन में बड़ा आसान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टाइम डोमेन में जो कॉन्वोल्यूशन होती है, लैप्लास डोमेन में क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन होती है। अब बताइए डेल्टा टी का लैप्लास डोमेन में क्या आएगा? 1। इसका लैप्लास डोमेन में इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, और टीटी का टीएस होता है। टीएस की वैल्यू आपको दे रखी है, तो जो वाईएस आएगा यहाँ से, अब बताइए वाईएस क्या आया? सबसे पहले वाईएस निकालिए। वाईएस आएगा डेल्टा टी का लैप्लास इनटू टीटी का लैप्लास, और टीटी का लैप्लास कितना है बताओ? 1 बाई s+2। ये मेरा टीटी का लैप्लास आ गया, विच इज टीएस। समझ आया अभी? तो इस तरह मेरा वाईएस आ गया। अब मुझे चाहिए वाईटी, मुझे तो टाइम डोमेन में चाहिए, तो इसका लैप्लास इनवर्स ले लो। मैंने बताया लैप्लास इनवर्स आपको आना चाहिए, तो 1/s+2 का लैप्लास इनवर्स क्या होता है? -2। समझ आया अभी? इसका मतलब जो रिस्पॉन्स आएगा, अगर आपने ये इनपुट किया इस सिस्टम में, अगर आपने इनपुट किया, ये इनपुट किया है डेल्टा टी इस सिस्टम में, इसका ट्रांसफर फंक्शन है 1/s+2, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा? yt जो आएगा इसका, अगर इनपुट मेरा डेल्टा टी है, अगर इनपुट मेरा डेल्टा टी है, तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा e⁻²t ut। अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं, तो अगर मेरा ये इनपुट है टाइम डोमेन में, तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो जो देखिए वो किस तरह का आएगा? वो कुछ इस तरह का आएगा, 1, और ये डीके होगा, ये डीके। मुझे आप एक बात बताइए, जनरली जो एक्सपोनेंशियल में वैल्यू होती है उनको हम लिखते हैं t/τ, याद है? तो यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या है? हाँ, इसके साथ कंपेयर करो, टाउ इज 1/2। अगर मैं इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में करता तब टाउ कितना आता? 1/2 आता। इसका मतलब टाउ तो मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ, क्या करें? टाउ की वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्टली चेक हो जाएगी, कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। टाउ की वैल्यू तो मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। समझ आया अभी किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा अगर मैं इंपल्स इनपुट डालूं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम? लेकिन ये टाउ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास। जरा देखिए कैसे मैं रब कर रहा हूँ उसको, यार एक बार मैं रब कर दूं। यहाँ पे मैंने 2 रखा, s+2, यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखिए। हाँ, इसका मतलब समझाऊंगा मैं कि टाइम कांस्टेंट का क्या मीनिंग होता है, वो जरा देखते हैं। टाउ इज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, या फिर मे बी एक और आगे केस के लिए मैं टाउ समझा देता हूँ, उससे थोड़ा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। इस केस में भी समझा सकता हूँ वैसे तो, बट नेक्स्ट केस में हम थोड़ा सा बेहतर समझाएंगे, अलग इनपुट के लिए देखिए। क्या फिलहाल देखिए, फिलहाल मैंने बताया कि मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, अगर मैं इंपल्स इनपुट डालता तो किस तरह के आउटपुट आता, और होना भी चाहिए, ये सही भी है। क्यों? अगर आप एकदम से इनपुट दोगे कोई सिस्टम में, तो उसकी आउटपुट हमेशा के लिए नहीं रहनी है, एकदम से आउटपुट आएगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डिके होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनपुट गायब हो चुकी है, इनपुट खत्म हो चुकी है। इनपुट तो शुरू में आई थी, बस t=0 टाइम के लिए आई थी, तो आउटपुट भी एक बार आएगी और उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगी, और खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब बिल्कुल सही रिस्पॉन्स है। इस तरह का सिस्टम प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है भाई। अब ऐसे कौन से सिस्टम होते हैं, ऐसे कौन से सिस्टम होते हैं जिनका ट्रांसफर फंक्शन इस तरह का होता है, ठीक है। आरसी सर्किट जरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। मैं कर दूँ एक बार, अब प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, और उन सिस्टम में इंपल्स इनपुट देके देखते हैं, ठीक है। उनमें इंपल्स इनपुट डाल के देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह का रेस्पॉन्स आता है। इमेजिन करो कि मेरे पास कोई इंडक्टर है और उसके सीरीज में मैंने बल्ब लगा दिया। बल्ब एक रजिस्टिव लोड होता है, ध्यान रखना, मतलब एक L है प्योर और एक R है, ठीक है भाई। एक L है और एक R है, सही बात है। और मैंने क्या किया, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है VT, और ये मेरा स्विच है। तो VT को मैं इनपुट ले रहा हूं, दिस इज माय इनपुट,
और करंट को मैं आउटपुट ले रहा हूं, आई टी इज माई आउटपुट, करंट मेरा आउटपुट है और वी टी मेरा क्या है, इनपुट है। अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि क्या ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है क्या, क्योंकि मैं तो फर्स्ट ऑर्डर चेक कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑर्डर कैसे चेक करें? अगर मैं इसको लैपलेस डोमेन में बना सकूं, आउटपुट बाय इनपुट, अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन ले आऊं लैपलेस डोमेन में, तो मैं क्या बना सकता हूं इसका, तो इसका मैं ऑर्डर चेक कर सकता हूं, क्या कहते हैं? अब इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनाए? इसको मुझे कौन से डोमेन में बनाना पड़ेगा? लैपलेस डोमेन में। अब लैपलेस डोमेन में कैसे बनाए, जरा देखिए। वीटी की जगह पे क्या आ गया? वीएस ना, वीएस बाय एस क्यों आएगा? क्या ये कांस्टेंट है? ये तो टाइम का फंक्शन है, मुझे नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए टाइम का जब भी कोई फंक्शन आ जाए उसको कौन सा फंक्शन बना दो? एफ टी का क्या होता है? एफ एस। तो वीटी का क्या बन जाएगा? वीएस डिवाइड बाय एस कब आता है? जब कोई कांस्टेंट फंक्शन, जब कांस्टेंट वैल्यू, तब डिवाइड बाय, जैसे 1 का क्या होता है? 1 बाय एस। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? ठीक है, तो खैर जरा देखिए लैपलेस डोमेन में इसको कैसे बनाएंगे। ये बन जाएगा वीएस। अच्छा, इंडक्टर का क्या होता है लैपलेस डोमेन? अगर इनिशियल कंडीशन 0 है तो मान के चलो ट्रांसफर फंक्शन निकालते टाइम इनिशियल कंडीशन क्या माननी है? 0। तो इंडक्टर का बनेगा एलएस। लैपलेस डोमेन में क्या होता है इंडक्टर? एलएस। ये नेटवर्क थ्योरी में मैंने समझाया था आपको कि कैसे हम लैपलेस डोमेन बनाते हैं। जिन लोगों को लैपलेस में कन्वर्ट नहीं करना आता वो मैं बताऊंगा। टाइम डोमेन में भी आप चेक कर सकते हो इसको। आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो केवीएल से, केवीएल लगा के इनपुट और आउटपुट की क्या बना लो, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उससे ऑर्डर चेक कर लो। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी तो ऑर्डर चेक हो जाएगा, वो भी अभी मैं करके बताऊंगा आपको। जरा देखिए एल की जगह पे आ गया एलएस, एक और आता है एल की जगह पे एल आई 0, पर आई 0 है ही नहीं, हमें इनिशियल कंडीशन क्या माननी है? 0, क्योंकि हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा क्या बन गया यहाँ पे? आर। ये बन गया आर। अब बताओ जो आई एस आएगा वो क्या है? आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन एल एस प्लस या आर प्लस एल एस। ठीक है, तो अपने को आउटपुट बाय इनपुट चाहिए ना, अपने को तो आउटपुट बाय इनपुट चाहिए। इसका मतलब आई एस मेरी आउटपुट है और वी एस मेरा इनपुट है, वो क्या बन गया? 1 अपॉन में एल को मैं ले लो एस प्लस आर बाई, और इस एल को ऊपर न्यूमरेटर के साथ दिखा दो, तो 1 बाई एल डिवाइड बाई एस प्लस आर बाई। समझ आया? ये मेरा क्या है? ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन आ गया। और आप चेक करो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है? बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर। और ये प्रैक्टिकल सिस्टम है मेरे पास। अब जरा देखिए मैं प्रैक्टिकल इनपुट डाल के देखूंगा इसमें, और आपको जो रिस्पॉन्स आएगा वो जरा देखते हैं किस तरह का होता है। ठीक है, जो रिस्पॉन्स आता है वो किस तरह का होता है वो जरा देखते हैं। ठीक है, देख समझ आया? ये यहाँ तक समझ आया? अगर आप टाइम डोमेन में एनालाइज करते इसको, लैपलेस डोमेन में ना करते, किसी को नहीं आता लैपलेस डोमेन, तो टाइम डोमेन में आप केवीएल लिखो जरा। केवीएल कैसे लिखेंगे? यहाँ से चलो वीटी माइनस इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आएगा? एल डी आई टी बाई डी टी माइनस आर इंटू आई टी इज इक्वल टू 0। आई टी की जगह वाई टी लिख लो और वी टी की जगह आर टी लिख लो, इनपुट। ठीक है, तो बताओ जरा ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गई क्या? तो इसका ऑर्डर क्या है इसका? 1। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है मेरे पास, एल और आर, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, आप देख सकते हो। अब मान लीजिए मैं इसमें डेल्टा वीटी की जगह पे डेल्टा टी डाल दूं, अगर मैं इंपल्स डाल दूं इस सिस्टम में, एल और आर की वैल्यू मैं दे रहा हूं, मान लीजिए कोई मैंने वैल्यू दे दिया एल और आर की, तो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। अब इमेजिन करो कि मैंने वीटी की वैल्यू डेल्टा टी डाल दी और आपसे पूछूं कि बताओ आई टी कैसा आएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ही दे दिया, इफ एल इज 2 हेनरी एंड आर इज 2, मान लीजिए देखा है, और मैंने इनपुट डाल दी डेल्टा टी, एंड इफ इनपुट इज डेल्टा टी, इनपुट वोल्टेज आपको दे रखा है इज डेल्टा टी, फाइंड आउटपुट, फाइंड दिस करंट, किस तरह का करंट आएगा इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? टाइम डोमेन एनालिसिस है ये, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम डोमेन। तो आपको पता लगा क्या फर्स्ट ऑर्डर प्रैक्टिकल सिस्टम कैसे होते हैं? प्रैक्टिकल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम किस तरह के होते हैं, समझ आया अभी? तो चलिए आप बताइए, इसका टाइम डोमेन एनालिसिस कीजिए। डेल्टा टी मेरा इनपुट है, तो आप बताओ कि जो करंट आएगा वो किस तरह का आएगा? ये देखो ये ट्रांसफर फंक्शन आ रखा है आपके पास, आई एस अपॉन वी एस। तो वी एस की वैल्यू पुट कर दो। अगर वी टी मेरा डेल्टा टी है तो वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा टी का लैप्लेस क्या होता है? 1। तो वी एस की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो आई एस आएगा, वो क्या आएगा बताओ जरा? आई एस क्या आया? हाफ डिवाइड बाई एस प्लस 1। तो आई टी कैसा आएगा? इसका लैप्लेस इनवर्स ले लो, तो हाफ तो कांस्टेंट है, तो बाहर का न्यू वैल्यू आ गया, इसका लैप्लेस इनवर्स क्या होगा?
e⁻t। समझ आया? इसका जो करंट आएगा उसका जो ग्राफ आएगा, अगर आप इनपुट ये करते हो इस सिस्टम में, अगर वोल्टेज मेरा इस तरह का है तो जो करंट आएगा वो किस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा। इसका मतलब जो बल्ब है उसके साथ क्या होगा बताओ, ये मुझे बल्ब से पता चल जाएगा। बल्ब एकदम से ब्राइट चलेगा और फिर उसके बाद क्या होता जाएगा, ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी। समझ आया? तो मैं बल्ब से चेक कर सकता हूँ, अगर मैंने कोई इंपल्स इनपुट दिया तो एकदम से तेज चलेगा और फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये आप प्रैक्टिकली चेक करते हो। आपने लैपटॉप में चार्जर देखा होगा, लैपटॉप चार्जर, उसके ऊपर वहां पे क्या होता है, एक इंडिकेटर लगा होता है। जैसे आप स्विच ऑन करते हो एकदम से ग्लो करती है और हटाने के बाद एकदम से ऑफ नहीं होती, क्या होती है वो धीरे धीरे ऑफ होती है। समझ आया? तो बेसिकली वो इसी का एग्जांपल है, वो आपने प्रैक्टिकली देखा भी है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, या तो आरएल सर्किट लगा हुआ है उसके अंदर, या फिर कौन सा है, आरसी, क्योंकि आरसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है, उसका रेस्पॉन्स भी इक्वल्स के लिए ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, समझ आ गई? तो उसके अंदर या तो कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ, तो उसमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और उस एनर्जी से वो धीरे धीरे वो बंद हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? हाँ जी। तो उसमें जैसे वो एलईडी होता है ना, एलईडी डायोड नॉन लीनियर होता है। एलईडी भी एक तरह से आप कह सकते हो रेजिस्टेंस की फॉरवर्ड बायस होता है, डीसी सप्लाई है ना, फॉरवर्ड बायस है ऑलवेज। तो फॉरवर्ड बायस है तो बल्ब की तरह ही काम करेगा, ऑलवेज करंट आएगा उसमें, तो बल्ब की तरह ही काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह आप लगा लो। ठीक है, तो इस तरह से वो एक्ट करेगा। क्लियर हुआ भी मेरा पॉइंट कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में किस तरह का मेरा रिस्पॉन्स होता है और कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, रब कर दूँ, इसको रब कर दूँ भाई। चलो नेक्स्ट अब इनपुट चेंज कर रहा हूँ और इनपुट चेंज करके मैं यूटी इनपुट डाल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हमने देखा इंपल्स इनपुट, अब हम डालते हैं स्टेप इनपुट। ठीक है, तो चलिए फॉर स्टेप इनपुट जरा स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टेप इनपुट के लिए स्टडी करते हैं, स्टेप इनपुट के लिए देखते हैं, फॉर स्टेप इनपुट देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। अब यहां से टाइम कांस्टेंट भी समझ आएगा। ठीक है, यहां से मैं टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन समझाऊंगा कि क्या होता है असल में, टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो वो हमें यहां से समझ आ जाएगा। ठीक है, जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, और वो फर्स्ट ऑर्डर, उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह का है, v(s+v) ले लो, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन है वो इस तरह का है। देखो ट्रांसफर फंक्शन भी तीन तरह का होता है। कौन सा? एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है प्रॉपर और एक होता है स्ट्रिक्टली प्रॉपर। तीन तरह का होता है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, स्ट्रिक्टली प्रॉपर। अब ये क्या होते हैं भाई? इम्प्रॉपर कौन से होते हैं बताओ? जिसमें न्यूमरेटर की जो s की पावर है वो डिनोमिनेटर के s की पावर से ज्यादा हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन है, Ts इक्वल टू s की पावर m प्लस s की पावर m माइनस 1, या a1 s की पावर प्लस a2 s की पावर m माइनस 2 प्लस अप टू an। ठीक है, या हाँ ठीक है, an डिवाइड बाई s की पावर n प्लस b1 s की पावर n माइनस 1 प्लस b2 s की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू bn। मान लीजिए इस तरह का सिस्टम है कोई ट्रांसफर फंक्शन, तो न्यूमरेटर में भी s की पावर है, डिनोमिनेटर में भी s की पावर। अगर m की वैल्यू बड़ी हो जाए n से तो क्या बनेगा? वो इम्प्रॉपर, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल सिस्टम में, प्रैक्टिकल जितने भी सिस्टम होते हैं उनमें ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन नहीं होता। उसको रियलाइज करना मुश्किल है। आप नेटवर्क सिंथेसिस पढ़ोगे, नेटवर्क थ्योरी में, वो मैंने पढ़ा है नहीं, आईएएस की सिलेबस में है। ठीक है, नेटवर्क सिंथेसिस सिंथेसाइज करोगे, अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन दे दूंगा आपको और मैं आपसे कुछ बता इसका नेटवर्क कैसा होगा, सिंथेसाइज करो उस नेटवर्क को, तो अगर मेरा s की वैल्यू मतलब m की वैल्यू n से बड़ी है मान लीजिए, तो आप सिंथेसाइज नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल सिस्टम ऐसे नहीं होते, समझ आ गई? s की वैल्यू जो m की वैल्यू, s की जो ये पावर जो आएगी न्यूमरेटर में s की पावर, वो n से क्या होनी चाहिए? अगर बड़ी है तो कैसा बन जाएगा? इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्या बनेगा? अगर n क्या है? इक्वल है। और स्ट्रिक्टली प्रॉपर कब होगा? m की वैल्यू कुछ ऐसा है। तो जनरली हम ये दो डील करते हैं, इन दोनों से डील करते हैं।
जल्दी हम इन दोनों से डील करें, ठीक है भाई, इन दोनों को स्टडी करें। अगर मेरा n की वैल्यू बड़ी है n से, तो ये फिजिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है, इम्प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या मान लीजिए ये सिस्टम है, तो ऑब्वियसली ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर, बट स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसमें इनपुट करूं, अब इनपुट मैंने क्या किया है, अब इम्पल्स नहीं कर रहा था, इनपुट कौन सी कर रहा हूं, यूटी, यूनिट स्टेप इनपुट, यूटी। अगर मैं यूटी इनपुट करूं तो आप मुझे बताइए आउटपुट क्या आएगी टाइम डोमेन में। तो यूटी का लैप्लास क्या होता है बता दो, 1/s। और ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है लैप्लास डोमेन में, ट्रांसफर फंक्शन तो ऑब्वियसली लैप्लास डोमेन में ही ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो बताओ जो आउटपुट आएगा वाईएस आएगा, वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो वाईएस क्या आएगा, वाईएस होता है इनपुट इनटू ट्रांसफर फंक्शन। तो इनपुट इज 1/s इनटू मेरा ट्रांसफर फंक्शन है 1/s+2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास वाईएस आ जाएगा। अब यहां से मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, लैप्लास इनवर्स, माने मुझे yt निकालना पड़ेगा। अब yt कैसे निकालेंगे, इसका क्या पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, ठीक है, और बताओ जरा इसका पार्शियल फ्रैक्शन का क्या बनेगा, a/s प्लस b डिवाइड बाई s+2। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आएगी हाफ एंड b इज माइनस हाफ, b इज माइनस, तो माइनस मैंने बाहर लगा, ठीक है भाई। अब लैप्लास इनवर्स ले लीजिए, हाफ तो यूं का आ गया, और 1/s का लैप्लास इनवर्स क्या होता है, ut, 1/s का ut होता है, और हाफ मेरा कांस्टेंट बाहर आ गया, माइनस इसका क्या आएगा, हाफ e की पावर माइनस 2t ut, ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, हाफ इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस 2t, और पीछे लिख देता हूँ ut। एक बार चेक कर लो सही है, दिस इज माई आउटपुट y, ये मेरी आउटपुट है, ठीक है जी। अब जरा देखिए, अगर मेरी आउटपुट, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके देखूं, इनपुट का ग्राफ कैसा है बताओ, इनपुट 0 टाइम के बाद शुरू हुई है, और हाइट कितनी इनपुट की 1, ये मेरी इनपुट है, ये मेरा इनपुट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम डोमेन में अगर मैं एनालिसिस करूं तो ये मेरा इनपुट है। अगर मैं आउटपुट को देखूं, इस सिस्टम की आउटपुट को अगर मैं देखूं yt को विद टाइम, तो जरा देखिए t इक्वल टू 0 पे बताओ क्या वैल्यू आएगी, 0, इसका तो 0 से स्टार्ट, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू होगी, हाफ। तो आप एक काम करो, हाफ पे एक लाइन लगा दो, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे हाफ पे आ जाएगा, और 0 पे 0 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब कुछ इस तरह का बनेगा, 0, t इक्वल टू 0 पे 0 है, और इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तब कितनी हो जाएगी वैल्यू, हाफ। इसका मतलब जो रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ इस तरह का, ठीक है भाई, एक्सपोनेंशियली राइज होगा, और इस तरह से मेरा यहाँ तक पीक वाले तक इस तरह कुछ बनेगा। आई होप आपको समझ आया, ठीक है भाई, इस तरह का कुछ नहीं बनेगा, कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है। तो ये मेरा रिस्पॉन्स आएगा इसका। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखते हैं, इसकी जो इक्वेशन है वो है 1/2 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस 2t। टाउ बताओ उसका कितना, टाउ इज हाफ, टाउ इज हाफ, ठीक है, t/टाउ फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो ना, तो टाउ इज हाफ, ठीक है। या फिर आप यहां से भी सोच सकते हो, अगर आप इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा कांस्टेंट क्या होनी चाहिए 1, तो 2 कॉमन ले लो ना, तो हाफ s + 1, तो टाइम कांस्टेंट टाउ जो आएगा वो हाफ आएगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं आती किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया कि इसका टाइम कांस्टेंट क्या है। आप नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं यहां पे हाफ कर दूं तो क्या आंसर आता, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और जरा कंपेयर करते हैं फिर दोनों को, दोनों में क्या फर्क है। एक तो s+2 है, अभी आपने सीखा, अब नई शुरुआत कीजिए, नई शुरुआत कीजिए, और उसमें क्या लीजिए, सिस्टम को लीजिए s+हाफ, s+हाफ, ठीक है। अब बताइए, अब मुझे बताइए आउटपुट की क्या इक्वेशन आएगी, yt क्या है, yt इज इक्वल टू, बताओ क्या है, बच्चे हाँ हो गया। टाउ की वैल्यू क्या आई, नहीं क्या वैल्यू आई वाई टी की बताओ जरा, 2 इंटू 1 माइनस हाफ टी, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ जरा,
चलो मे बी मैं ऐसे करता हूँ, नेक्स्ट सिस्टम देखिए, थोड़ा सा मैंने एक और बदलाव करना चाहिए था वैसे। यहाँ पे 1/4 होता है, बताओ क्या आंसर आएगा, इसका क्या आउटपुट है? अगर मैं 1/4 ले लूँ और यहाँ पे s प्लस हाफ कर दूँ तो क्या आ जाएगा? बस इसको 1/4 कर लो, तो इसका तो इसका जो आउटपुट आएगा आप यहाँ पे 1/4 कर लो और इसको डिवाइड बाई 4 कर लो, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी बात है। इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वही आएगा, तो आप सीधा ये कर लो। इसलिए क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मैं बाहर वाला कोएफिशिएंट सेम रखना चाहता हूँ, ठीक है। सो कंपैरिजन करूँगा आपने, तो कंपैरिजन में मुझे जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो सेम चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 रखा, करेक्ट है। अब जरा देखिए ये क्या बना, ये बना 1/2 1 माइनस e पावर माइनस हाफ टी ड्यू, बहुत करेक्ट है यहाँ पे। अब जरा देखिए, अब मुझे इसको एनालाइज करना, क्वालिटी को मुझे अब इसको 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 ग्राफिकली चेक करना है और इसको कंपेयर करना है, दोनों क्या फर्क है, दोनों में टाइम कांस्टेंट का फर्क है, टाउ। बताओ इसका टाउ कितना है? इसका 2 है और इसका हाफ। अब ये टाइम कांस्टेंट से क्या फर्क पड़ता है? ग्राफ पे अगर मैं देखूं तो ग्राफ इसका भी वैसे ही बनेगा, इसका भी वैसे ही बनेगा, एक्सपोनेंशियल इसका भी रहेगा, इसका भी देखो t = 0 पे ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और t = ∞ पे ये भी कितना है, हाफ पे ना, तो ये भी हाफ पे, ये भी कुछ इस तरह का आएगा और वो भी इस तरह का है, तो दोनों में क्या फर्क है? अब ये फर्क हमें बताता है टाइम कांस्टेंट। अब कैसे पहुंचना देखिए, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन आपको पता चलेगी कि क्या होती है टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन, और इन दोनों में क्या फर्क है वो जरा देखते हैं। मैं रब कर दूं एक बार, मैं पूरा रब कर, ठीक है, और एक जनरल इक्वेशन से आपको समझा रहा और उसके बाद वापस इसी पे आऊंगा, वापस इसी चीज पे आऊंगा। जरा देखिए, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन कुछ इस तरह की है, टाउ1, ठीक है, कोई इस तरह की मेरे पास इक्वेशन है और ut साथ में। अगर मुझे इसको प्लॉट करना होगा तो मैं कुछ इस तरह प्लॉट करूंगा, आप जानते हो, और t = ∞ पे क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, बताओ जरा। t = ∞ पे इसकी वैल्यू बनेगी 1, सही बात है, और उसका टाइम कांस्टेंट कितना है, टाउ1, ठीक है। अब एक और है, नहीं सिर्फ यही से समझते हैं, टाउ1 इसका टाइम कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखना, अगर मैं बोलूं फाइंड द रेस्पॉन्स एट t = टाउ1, टाउ1 इज टाइम कांस्टेंट, ध्यान रखना। और मैंने पूछा जब t की वैल्यू टाउ1 के बराबर हो गई है, उसी टाइम पे आप बताओ कि आउटपुट की वैल्यू क्या आई, रेस्पॉन्स क्या आया, तो आप t की जगह टाउ1 कर दो तो क्या बनेगा ये बताओ जरा। तो आउटपुट रेस्पॉन्स आएगा yt को क्या बनेगा, 1 माइनस e पावर माइनस, ठीक है, ये बनेगी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर -1 कर दो, कैलकुलेटर यूज करो और 1 माइनस e की पावर -1 कीजिए, बताइए क्या आया, ऐसी कितना आया, 0.6321, कितना आया, 0.6321, ये आया। इसका मतलब t = टाउ1 पे अगर मैं t की वैल्यू टाउ1 के बराबर ले लूं, टाइम कांस्टेंट के बराबर ले लूं, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो वो आएगी 0.6321। अब ये 1 का कितना परसेंट है, 63.21%। इसका मतलब अगर मुझे टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन बतानी हो तो मैं डेफिनेशन क्या बताऊंगा, टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जितने टाइम में जो मेरा रिस्पॉन्स है वो स्टडी स्टेट वैल्यू का कितना हो जाए, 63.21%। नहीं, अगर यहाँ पे 2 होता, मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, तो स्टडी स्टेट वैल्यू क्या होती बताओ, t = ∞ पे वैल्यू चेक करो, स्टडी स्टेट का मतलब इनफाइनाइट पे वैल्यू चेक करो, तो इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू होती बताओ जरा, 2। लेकिन t = टाउ1 पे क्या होती फिर, वो 2 टाइम्स आता है, 2 का कितना परसेंट हो जाता, 63.21%। इसका मतलब समझ आया, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो वो टाइम होता है जितने टाइम में जो मेरा रिस्पॉन्स है, जो मेरा आउटपुट है, वो स्टडी स्टेट वैल्यू का कितना परसेंट हो गया है, 63.21%। समझ आया,
स्टेडी स्टेट वैल्यू का 63.21% होगा, वो मेरा टाइम क्या है, उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब सुनिए, मान लीजिए मेरे पास दो सिस्टम, एक बार बोर्ड पे एक बार लिख लो, चलो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख लो। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच द response become 63% of steady state value, in which the response becomes 63% of steady state value। ठीक है, स्टेडी स्टेट वैल्यू का 63.21% होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है, 63.21% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट वैल्यू का 63.21 पहुंचने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। ठीक है भाई, अब सुनिए, अगर मेरे पास दो टाइम कांस्टेंट है, मान लीजिए एक सिस्टम का टाइम कांस्टेंट आपको दे रखा है हाफ और एक का दे रखा है 2 सेकेंड, टाइम कांस्टेंट ऑलवेज सेकेंड में होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है उसके 63.21% पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हाफ सेकेंड, और इसका क्या मतलब है, 2 सेकेंड। इसका मतलब अगर इसका रिस्पॉन्स, जरा देखो, ये मान लीजिए स्टेडी स्टेट वैल्यू है, दोनों सिस्टम के लिए मान लीजिए स्टेडी स्टेट वैल्यू सेम है, तो ये हाफ सेकंड में 63.21% हो जाएगा। जो भी स्टेडी स्टेट वैल्यू है मान लीजिए k, तो उसका 63% क्या आएगा, k × 0.6321। ठीक है, तो इसका मतलब है हाफ सेकंड में यहाँ पर पहुंच जाएगा, हाफ सेकंड लगाएगा यहाँ तक पहुंचने में, पहले वाला सिस्टम। और दूसरे वाला सिस्टम कितना लगाएगा, कितना ही पहुंचने में, सेम यही वैल्यू अचीव करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, उसको 2 सेकंड लग जाएगा। समझा, उसको 2 सेकंड लग जाएगा। इसका मतलब जिस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट लार्ज होता है तो वो सिस्टम स्लो होता है, वो सिस्टम उतना ही स्लो हो जाता है, उतना ही स्लगिश होता है, उतना ही उसका रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। समझा, और जिस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट स्मॉल होगा वो सिस्टम उतना ही फास्ट होगा। समझा अभी, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो अब टाइम कांस्टेंट का मतलब समझिए कि टाइम कांस्टेंट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जिस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट ज्यादा होता है वो फास्ट रेस्पॉन्स देता है, उसको स्मार्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और जिस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कम होता है वो 63.21% पहुंचने में कम टाइम लेगा, अगर कम है तो टाइम कांस्टेंट, और अगर ज्यादा है टाइम कांस्टेंट तो वो ज्यादा टाइम लेगा, सेम वैल्यू 63.21% पहुंचने में। ठीक है भाई, तो हमने दो सिस्टम पढ़े थे, अगर आपको याद हो, देखिए दो सिस्टम पढ़े थे। एक सिस्टम था 1/s+2 और एक सिस्टम था s+2, और एक सिस्टम था 1/4/s+½ ये था मेरे ख्याल से। और हमने देखा था कि इनकी जो स्टेडी स्टेट वैल्यू थी वो क्या थी दोनों की, से अगर मैं ut डाल दूं इसमें तो इसका जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, 1/2 × 1 - e⁻²t ut, और इसका क्या था, इसका था ½ × -t/2 ut। सही है, तो इनकी स्टडी से t = ∞ पे इसकी वैल्यू हाफ आएगी और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, t = ∞ पे हाफ आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं रिस्पॉन्स देखूं तो ये भी हाफ पे स्टेबल होगा, मतलब स्टडी स्टेट में हाफ पे चला जाएगा और ये भी हाफ पे चला जाएगा, बट दोनों में टाउ अलग अलग। इसका टाउ कितना है, हाफ, और इसका टाउ कितना है, 2। इसका मतलब ये हाफ सेकंड में किसका 63% पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका 63% पहुंच जाएगा, जबकि दूसरे वाला कहां पर पहुंचेगा, सेम वही वैल्यू अचीव करने के लिए, सेम 60 इस स्टडी स्टेट वैल्यू का 63% पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, उसको 2 सेकंड लगेंगे। समझ आ रहा है, इसका मतलब ये स्लो हो जाएगा। इसका टाउ क्या आएगा, इसका टाउ आएगा 2 और इसका टाउ कितना है, हाँ। समझ आ रही, तो इन दोनों में ये फर्क है, दोनों की स्टडी स्टेट वैल्यू सेम है बट दोनों में ये फर्क है। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक और चीज देखिए, जहां तक स्टडी स्टेट वैल्यू की बात है वो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं किसी भी सिस्टम की। मुझे अगर स्टडी स्टेट आउटपुट चाहिए कि भाई स्टडी स्टेट आउटपुट क्या देगा कोई सिस्टम, वो मैं स्टडी स्टेट आउटपुट में डायरेक्टली निकाल सकता हूं। जैसे कि देखिए कैसे, तो कैसे निकालते हैं वो जरा देखिए। स्टडी स्टेट आउटपुट, तो आप हेडिंग लिख लो, डालो स्टडी स्टेट आउटपुट। हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या स्टडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, स्टडी स्टेट में आउटपुट क्या होगी। स्टडी स्टेट आउटपुट, स्टडी स्टेट गेन लिखिए,
स्टडी स्टेट गेन और डीसी गेन, ये क्या होता है? डीसी गेन, इसका क्या मतलब होता है? स्टडी स्टेट गेन और डीसी गेन, इसका क्या मतलब होता है वो जरा देख कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई ट्रांसफर फंक्शन है, चाहे वो ऑर्डर कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए ये ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, मान लीजिए ये सिस्टम है टीएस। अगर मैं आपसे बोलूं स्टडी स्टेट गेन क्या है, स्टडी स्टेट गेन क्या है, मतलब स्टडी स्टेट में आने के बाद ये जो सिस्टम है ये कितना गेन देगा इनपुट को कितना गेन प्रोवाइड करेगा। तो आप एक काम करो, आप इस टीएस में एस की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0, एस की वैल्यू 0 पुट कर दो, वो आपका आएगा स्टडी स्टेट गेन। इसका मतलब कितना बनेगा स्टडी स्टेट गेन, बताओ। हाँ, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टडी स्टेट गेन का क्या मतलब हुआ? सुनो, स्टडी स्टेट का मतलब हुआ, स्टडी स्टेट गेन का मतलब हुआ, मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पे कोई इनपुट कर दूं, इनपुट मान लीजिए मैंने कर दी है 4ut, तो आउटपुट क्या आएगी? अब सुनो, अगर मुझे स्टडी स्टेट आउटपुट देखनी है, बताओ, मान लीजिए मुझे देखना है स्टडी स्टेट आउटपुट, तो वो कैसे चेक करेंगे स्टडी स्टेट आउटपुट? आप एक बात बताओ, इनपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू कितनी है? स्टडी स्टेट का मतलब होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम इनपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू कितनी है? 4। और स्टडी स्टेट में गेन कितना है? हाफ। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनपुट इनटू गेन, बताओ क्या आएगा? 2। इसका मतलब स्टडी स्टेट आउटपुट जो आएगी वो क्या आएगी? 2। मतलब ये 2 पे सेटल हो जाएगा, आउटपुट जाएगी कितने पे सेटल हो जाएगी? 2 पे। चेक करके देख लो, निकाल के देख लो आउटपुट आप निकाल के देखो, बता क्या आउटपुट आएगी। लैप्लास का यूज कीजिए और बताइए क्या आएगी, और चेक करो कि स्टडी स्टेट में 2 पे सेटल होता है कि नहीं होता, ठीक है। इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो समाट कुछ इस तरह का आएगा, चेक करो जरा, 2 पे सेटल हो जाएगा, ये 2 पे सेटल हो जाएगा और कुछ इस तरह का बनेगा। टाइम कांस्टेंट आएगा इसका, बताओ, हाफ। 2 पे और है इक्वेशन मेरे ख्याल से ये बनेगी 2 इंटू में 1 माइनस e पावर माइनस 2tu, आउटपुट की ये इक्वेशन है। और स्टडी स्टेट देखो आप, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे हाफ बने, तो वो तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता था। कैसे? आप इनपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू देख लो कि इनपुट आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या वैल्यू है, इनपुट की स्टडी स्टेट में क्या वैल्यू है, और मेरा जो सिस्टम है उसकी गेन देख लो स्टडी स्टेट कैसे देखते हैं स्टडी स्टेट गेन? एस की वैल्यू क्या पुट कर दो? 0। तो एस की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो वहां से आपके पास स्टडी स्टेट गेन आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? स्टडी स्टेट आउटपुट आ जाएगा। कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि स्टडी स्टेट आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, किसी भी सिस्टम की आप निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, ये कहां से आया, ये टॉपिक कहां से आया, मतलब कैसे आपने बोल दिया, ठीक है। जरा देखिए मैं बताता हूं, देख ये कहां से आता है वो बताता हूं। मैं रब कर दूं इसको एक बार, ठीक है। देख ये कैसे बनाई, स्टडी से एस को 0 क्यों पुट करना है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लूं, चलो मैं फर्स्ट ऑर्डर से ही समझाता हूं एक बार। आपको आरएल सर्किट मैंने लिया थोड़ी देर पहले, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, आपको पता होगा। अगर मैं स्टडी स्टेट की बात करूं तो स्टडी स्टेट में इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, बताओ। स्टडी स्टेट में इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, बताओ। शॉर्ट सर्किट, इसका मतलब एलएस होता था, अदरवाइज तो याद है आपको, इसका जो रिएक्टेंस होता था लैप्लास में एल की जगह एलएस होता था। लेकिन स्टडी स्टेट में इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। आप इसको शॉर्ट कर दो, मतलब एस वाली टर्म तो गायब ही होगी नहीं, सीधी बात है। तो स्टडी स्टेट गेन देखना है तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो है वो बताएगी गेन क्या आएगा, करंट जो आएगा, आउटपुट जो आएगी, जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा तो कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग आएगा। एस की वैल्यू खत्म हो गई स्टडी स्टेट में। या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सोचिए, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं टाइम डोमेन में, ये vt है, ये मेरा it है, तो मैं लिखूंगा vt माइनस l di by dt माइनस r इंटू it इज इक्वल टू 0। सही बात है, यह है। अब स्टडी स्टेट में क्या होता है बताओ जरा, मैं d by dt को 0 मानूंगा, क्यों भाई? चेंज नहीं होता। अब सुनो, इसको मैं 0 क्यों मान रहा हूं, इसलिए मैंने डीसी गेन भी लिखा है। अगर मेरा इनपुट डीसी टाइप का है, मतलब स्टडी स्टेट में इनपुट कैसा हो रहा है, कांस्टेंट, तो डी बाई डी टी क्या हो जाएगा? देखो शुरू में मान लीजिए इनपुट मेरा वेरी कर रहा है, ठीक है, पर धीरे धीरे मेरा इनपुट स्टडी होगा, डीसी होगा, ठीक है, तो उस टाइम डी बाई डी टी क्या हो जाएगा? 0। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो उसके बाद आप देख सकते हो जो गेन आएगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट टर्म से आएगा, एस वाली टर्म गायब हो जाएगी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट?
क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? आगे बढ़ सकते हैं भाई? तो इसलिए आप ऑलवेज याद रखिए स्टेडी स्टेट गेन या फिर डीसी गेन अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, एस की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 0, ठीक है। और इनपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू देख लो और सिस्टम का स्टेडी स्टेट गेन देख लो, दोनों मल्टीप्लाई कर लो, उससे क्या आ जाएगी, स्टेडी स्टेट में क्या आउटपुट आने वाली वो आ जाएगी। ट्रांजिएंट का नहीं पता चलेगा आपको, शुरू में नहीं पता चलेगा, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको पता चलेगा कि क्या आउटपुट आएगी। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, चलो देखिए। अब मैं एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आपको कराऊंगा इसके बेसिस पे, ठीक है। ऐसे कोई भी ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, मतलब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अगर मान लीजिए कोई और सिस्टम है, मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है, जरा देखिए कुछ इस तरह का सिस्टम देखते हैं, 1/s+3 और ये देख है s अपॉन में या 1 अपॉन में या 2 अपॉन में s × s+4 और कुछ इस तरह का। ये सिस्टम, और मैं आपसे बोलूं कि मैंने यहाँ पर 4 UT इनपुट किया है, ठीक है। आप बताइए स्टडी स्टेट आउटपुट क्या है, स्टडी स्टेट आउटपुट क्या है, आउटपुट की स्टडी स्टेट वाली क्या होगी, स्टडी स्टेट में क्या आउटपुट आएगी, बताइए स्टडी स्टेट में क्या आउटपुट आएगी। तो आप एक काम करो, इसका ओवरऑल गेन निकालो, सो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालो, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकाल के उसमें एस की वैल्यू, स्टडी स्टेट गेन देख लो ना, क्या है स्टडी स्टेट गेन देख लो और इनपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, स्टडी स्टेट आउटपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। बताइए क्या है, निकालो, निकालिए। जीरो आ रही है। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बताइए क्या आया, GS डिवाइड बाय 1 + CSS करो जरा। ओवरऑल TS बताओ कितना आया, कितना आया, S × s+4 डिवाइड बाय S × s+4 सब कुछ इंटू प्लस ये आ गई। अब सुनिए क्या है TS। अब मैं काम करता हूँ, इसको स्टडी स्टेट गेन निकालता हूँ, स्टडी स्टेट गेन बता क्या है, 0, S की वैल्यू 0 पुट करना, तो स्टडी स्टेट गेन इज 0, ठीक है। अगर इसकी स्टडी स्टेट गेन 0 है, S की वैल्यू 0 पुट करना, देख लो ना क्या आएगा, इसकी स्टडी स्टेट गेन 0 है और इसकी स्टडी स्टेट इनपुट वैल्यू क्या है 4, तो मल्टीप्लाई कर दो स्टडी स्टेट वैल्यूज को, गेन को और इनपुट को, आपका आउटपुट आ जाएगी। तो स्टडी स्टेट आउटपुट क्या आएगी, 0, स्टडी स्टेट आउटपुट इज 0। समझ आया अभी, स्टडी स्टेट आउटपुट क्या आएगी आपकी 0, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, एक और सिस्टम जरा देख, मैं रब कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है m कोई मास है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है मान लीजिए, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, और एक डैम्पर लगा हुआ है जिसका डैम्पिंग कांस्टेंट है B, और मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ F, जो कि इनपुट की तरह काम कर रहा है। Ft हमारी इनपुट है, ये मेरा इनपुट है, ये फोर्स, ठीक है। और ये डिस्प्लेस हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वो मेरी आउटपुट है, डिस्प्लेसमेंट मेरी आउटपुट है, वो मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। आपको m की वैल्यू दे रखी है 2 किलोग्राम, K की वैल्यू आपको दे रखी है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है, दिस इज 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी, ये दे रखा आपको।
बी आपको दे रखा है 4 न्यूटन सेकंड पर मीटर, ठीक है, बी आपको दे रखा है, और एफ टी आपको दे रखा है 100 यूटी न्यूटन। यूटी का मतलब क्या है? 0 के बाद ये फोर्स लगा है, इतना ही न्यूटन लगा हुआ। फाइंड द स्टडी स्टेट output, the steady state, find the displacement, find the displacement, find the steady state displacement, find the steady state displacement of the block। स्टडी स्टेट में कितना डिस्प्लेस होगा, मतलब जो आउटपुट है उसकी स्टडी स्टेट वैल्यू बतानी है, ठीक है, आउटपुट जो है उसकी स्टडी स्टेट वैल्यू बतानी है कि आउटपुट स्टडी स्टेट में कितना डिस्प्लेस होगा, ये मुझे बताना। जरा देखिए कैसे करें, सुनो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो जरा देखिए। देख, अगर मेरे पास इसका ट्रांसफर फंक्शन होता तो मजा आ जाता, नहीं तो इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाते। अब कैसे बनाएंगे ट्रांसफर फंक्शन? जरा देखिए, मान लीजिए मैंने ft को फोर्स लगाया और ft से x डिस्प्लेस हो, ठीक है, मान लीजिए x डिस्प्लेस होता, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस मास का m का, तो जरा देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और जरा देखते हैं क्या बना। ये मेरा इधर फोर्स लगा है ft, और मान लीजिए किसी t टाइम पे x डिस्प्लेस हो रखा है, किसी t टाइम पे x डिस्प्लेस हो रखा है, तो इसका अंदर जो स्प्रिंग है वो क्या लगाएगा, इसके ऊपर पीछे फोर्स लगाएगा, कितना kx, क्योंकि स्प्रिंग ऑलवेज क्या करता है, नेचुरल फॉर्म में आने की कोशिश करता है। अगर आपने स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया तो स्प्रिंग नेचुरल फॉर्म में आने की कोशिश करेगा, इधर वाली साइड को इधर खींचेगा, इधर वाली साइड को इधर खींचेगा, बट इधर वाली को तो खींच नहीं सकता, इधर तो दीवार है, तो इसका मतलब दूसरी साइड को खींचेगा, कितने फोर्स से, kx फोर्स, ठीक है। दूसरा जो डैम्पर होता है, डैम्पर का मतलब क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स होता है। जैसे आपने हवा डालते ना टायर में, पंप में, वो नहीं भरते हो हवा, तो आप इमेजिन करो कि आप उस पंप को ऊपर की तरफ खींच रहे हो, क्या वो खींचने देता है? नहीं। डैम्पर पता है ना क्या होता है, पंप यार हवा भरने वाला, इसीलिए मैंने इस तरह का दिखाया, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि उस पंप को आप पकड़ के साइकिल के जो टायर में हवा भरते हैं उसको ऊपर खींच रहे हो, अगर ऊपर खींचोगे तो क्या करेगा, वो ऊपर नहीं खींचेगा एकदम से। तो डैम्पिंग फोर्स जो होता है, जो डैम्पर वाला जो फोर्स होता है, वो डिपेंड करता है किस रेट से आप उसको ऊपर खींच रहे हो। अगर आप स्लो ऊपर खींचोगे तो आराम से खींच जाएगा, पर एकदम से अगर आप ऊपर खींचने की कोशिश करोगे वो नहीं खींचेगा। इसका मतलब उसका जो ऑपोजिट फोर्स होता है डैम्पर का, जो आप वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, किस रेट से आप उसको खींच रहे हो, आप समझ रहे हो। अगर आप ज्यादा फास्ट खींचने की कोशिश करोगे तो नहीं खींचेगा, उसका उतना फोर्स ज्यादा हो जाएगा, उतना ही ऑपोजिट फोर्स ज्यादा लेगा, समझ रहे हो। इसी तरह अगर आप उसको प्रेस करोगे तो एकदम से प्रेस भी नहीं होगा, अगर आप स्लो प्रेस करोगे तो इजीली प्रेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा जोर लगा रहे हो उसके साथ तो वो नहीं प्रेस होगा, क्योंकि वो क्या करता है बताओ जरा, क्योंकि उसकी जो नीचे जाने का जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस रेट से आप, अगर आप फास्ट रेट से एक्स को चेंज करने की कोशिश करोगे इसका नहीं करने देगा, उतना ही ज्यादा वो ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, समझ रहे हो। इसका मतलब जरा देखिए, इसको आप खींच रहे हो आगे की तरफ, तो ये क्या करेगा, उल्टा खींचेगा इसको, क्योंकि आप इमेजिन करो कि आपने पंप लगा हुआ है, उसको पीछे की तरफ, पिचकारी नहीं होती यार, पिचकारी को पीछे खींच रहे हो आप, तो पीछे खींच रहे हो तो बेसिकली क्या होगा बताओ जरा, वो खींचने नहीं देगा इसको, वापस उल्टा फोर्स लगाएगा, लेकिन इसका जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब v dx by dt, समझ आएगा। ये दो फोर्स लगे, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब दो फोर्स लगे। अब सुनो, एक फोर्स ये है और एक फोर्स, दो फोर्स ये है, तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं, फोर्स बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ आई थिंक, कौन सा है, थर्ड है ना, ये फर्स्ट है, सेकंड लॉ ये है, कोई नहीं, कोई बात, सेकंड मुझे नहीं पता सेकंड क्या, ठीक है, मुझे फोर्स बैलेंस इक्वेशन बनानी है, तो बताइए क्या बनेगा, ft माइनस ax माइनस b dx by dt is equal to mass into acceleration, mass into acceleration, mass into acceleration, समझ आ रही। रिजल्टेंट क्या है इन दोनों का, इन तीनों का ये x डिस्प्लेस हुआ किसी t टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t पे x डिस्प्लेस हो चुका है, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो आगे जा रहा है अभी भी, किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है,
मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये तो फोर्स हो गया ना, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी d स्क्वायर x बाई d स्क्वायर, ये तो पता होगा ठीक है भाई। अब सुनो, तो ये मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट है x। अब मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन बना लूं, मैं इसको लैप्लास ट्रांसफर फंक्शन मानते टाइम इनिशियल कंडीशन को क्या लेना है 0, तो सीधा सीधा बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा fs माइनस k x t की जगह पे क्या कर दो, ये टाइम का फंक्शन है, ध्यान रखना x t, ये तो फंक्शन ऑफ टाइम, x जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसकी जगह क्या आएगा xs माइनस bsxs इज इक्वल टू m s स्क्वायर xs। मैंने इनिशियल कंडीशन को 0 कर दी, तो आप बताओ जो fs अपॉन xs आएगा वो क्या है, ना ना आउटपुट इज xs, तो xs अपॉन xs ट्रांसफर फंक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, 1 बाई ms स्क्वायर प्लस bs प्लस मजा आया, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन होगा, सही बात है। अब बताओ ये इसकी स्टडी स्टेट गेन क्या आएगी 1 बाई k, स्टडी स्टेट गेन इज 1 बाई k, और इनपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू कितनी है 100, तो इसका मतलब जो x आएगा स्टडी स्टेट में वो कितना डिस्प्लेस होगा ये बताओ, 100 तो मेरी स्टडी स्टेट इनपुट है, और स्टडी स्टेट गेन कितना है यहाँ पे 1 बाई k, और k की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 बाई 2, इसका मतलब 50 मीटर आ गया, कि ये न्यूटन में है और ये न्यूटन पर मीटर है, नहीं सर मैंने उल्टा लिख दिया क्या, k की वैल्यू न्यूटन मीटर होगा ना, ठीक है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर तो मीटर ऊपर आ जाएगा ना, ठीक तो है, कहाँ से न्यूटन मीटर है, सही है 50 मीटर, इसका मतलब ये स्टडी स्टेट में कितना डिस्प्लेस हो चुका होगा 50 मीटर, आप समझ रहे हो 50 मीटर डिस्प्लेस हो चुका होगा। हालांकि वो आपको ट्रांजिएंट नहीं पता, इसका प्रोसेस नहीं पता कि कैसे हुआ, ये हिलते हुए स्टेबल हुआ है, तो एकदम से फोर्स लगा तो आगे गया और फिर थोड़ा सा हिलते हुए एक पॉइंट पे, वो नहीं पता मुझे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मेरे पास, बट मुझे ये पता है कि स्टडी स्टेट में ये कहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ आया। तो स्टडी स्टेट गेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टडी स्टेट गेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, मैं रब कर दूं इसको, चलिए मैं रब कर, लिख लिया सबने, रब कर रहा हूँ। अब एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, देख वो क्या कंफ्यूजन, इस स्टडी स्टेट गेन पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो मैं भटक गया हूँ मेरे मेन पॉइंट से, मेन पॉइंट क्या पढ़ा रहा था मैं आपको, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का मैं एनालिसिस करवा रहा था, और मैं कहाँ पे आ गया हूँ स्टडी स्टेट गेन, ठीक है, बट वो जरूरी है, बीच में मैं स्टडी स्टेट गेन पे आ गया हूँ, क्योंकि वो एक तरह से आपको मुझे सीधा स्टडी स्टेट वैल्यू बता देता है, और एक टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन मैंने समझाई, लेकिन एक दिक्कत आएगी आपको स्टडी स्टेट गेन निकालना। मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है 1/s+3, और मान लीजिए मैंने इनपुट किया 4 sin 2t, और ये दे रखा है ये स्टडी स्टेट इनपुट है, इनपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू है, स्टडी स्टेट इनपुट, ये मेरे इनपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू है, ध्यान रखना, इनपुट की इनिशियल वैल्यू नहीं है, इनपुट कौन सी स्टेट में आ रखी है स्टडी स्टेट में, और स्टडी स्टेट में ये वैल्यू है, स्टडी स्टेट में, स्टडी का मतलब कांस्टेंट नहीं होता, स्टडी का मतलब होता है जो वेरिएशन होता है वो क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया है, बार बार वही। इमेजिन करो कि आपने कोई मोटर चलाई, ठीक है, अब मोटर क्या होती है, शुरू में फास्ट चल रही है, नई नई चीज होती है ना, तो उसका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है, और जैसे कहते हैं ना नई नई शादी होती है, ठीक है, तो नई नई शादी होती है तो अलग रोमांस होता है, ठीक है, मतलब अलग तरह से हम सोचते हैं, ठीक है, चीजों की। इमेजिन करो 10 साल हो गए शादी, ठीक है, तब क्या होता है, बीवी का कॉल आता है, ओए यार पीछे करो, ठीक है, मतलब इस तरह का कंसेप्ट होता है ना, आप समझते हो, ठीक है, अभी यार होता है नहीं, वैसे मैं बता दूं मेरा एक्सपीरियंस होता था, ठीक है, मैंने उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया, वो घर पे देखते हैं ना तो उस तरह कंसेप्ट होता है, मतलब मैंने आप भी देख सकते हो ये सब चीज़ें, सब दूसरों के सामने, अपने आपके पेरेंट्स कभी भी ऐसा नहीं करेंगे आपके सामने, ऑब्वियसली दूसरे के पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो कहीं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फिर कोई आपका फ्रेंड है जिसकी शादी हुई है और शादी को 2 या 3 साल हो गए हैं, मतलब तो बड़ा हैरानी होती है कि पहले जब नई नई शादी होती है तो उस दिन प्रोमिसेस होते हैं, ठीक है,
कि मैं अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखूंगी, ठीक है, या फिर ये सब करेंगे, वो सब करेंगे, वो सब चीज़ें होती हैं। पर इमेजिन करो कि उसी बंदे को 4 साल हो गए शादी में, ठीक है, अब जरा देखना उसको कौन सी याद ही नहीं है, ठीक है, पूरे बाहर में जाए बाहर, ठीक है, मुझे वैसे अपना काम करना है, ठीक है। तो कुल मिला के, और दूसरा रेस्पॉन्स कैसा आता है? स्टडी। इसका मतलब क्या होता है? जो वेरिएशन होता है, स्टडी का मतलब कांस्टेंट से नहीं होता है, ध्यान रखिए। स्टडी का मतलब होता है, स्टडी स्टेट का मतलब होता है वेरिएशन रिपीटिंग हो जाए, बार बार वही चीज है। अब जरा देखो, इनिशियली मुझे नहीं पता ये कैसा था, इनिशियली पता नहीं इसमें इसकी हाइट बढ़ रही हो कम हो रही हो पता नहीं, और धीरे धीरे कैसा हो गया, धीरे धीरे स्टडी स्टेट में आ गया, धीरे धीरे इसका वेरिएशन स्टडी स्टेट में आ गया। समझ आ गई? स्टडी स्टेट का ये मतलब होता है। तो ये इनपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू, और आपसे पूछा है फाइंड आउटपुट, तो ऑब्वियस है आउटपुट भी कौन सी स्टेट वाली आएगी? जब इनपुट स्टडी स्टेट में पहुंचेगी तो आउटपुट भी स्टडी स्टेट वाली आएगी। लेकिन क्या है मेरी आउटपुट, क्या आएगी? स्टडी स्टेट। अब आप सोच रहे होगे एस की वैल्यू 0 पुट कर देते, एस की वैल्यू 0 पुट कर देते, ठीक है, तो 1/3 आएगा स्टडी स्टेट गेन, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि जो इनपुट है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। इस बार इनपुट मेरी कांस्टेंट नहीं है, इनपुट मेरी डीसी नहीं है, समझा? इनपुट की मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, इनपुट मेरा साइनोसॉइड है, साइनोसॉइड सिग्नल है। अब आपको मैंने सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ाया था, जितने भी मेरे साइनोसॉइड्स होते हैं वो हर सिस्टम के क्या होते हैं? आइगन फंक्शन। हर सिस्टम के आइगन फंक्शन होते हैं। इसका मतलब जो स्टडी स्टेट आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? जरा देखिए, स्टडी स्टेट आउटपुट आएगी, जो ये इनपुट है वो यू का ही ले लो, और क्योंकि ये इस सिस्टम का आइगन फंक्शन है, जितने भी पीरियोडिक एक्सपोनेंशियल होते हैं वो, सुनिए, ये बिल्कुल हम भी लिख लेना है स्टेटमेंट, तो ये जरूरी है, ये आपको लिंक करेगी सिग्नल के साथ। जितने भी पीरियोडिक एक्सपोनेंशियल्स होते हैं वो आइगन फंक्शन होते हैं हर सिस्टम के, ठीक है। आप लिख लो ये पॉइंट। तो इसका मतलब मैं समझा दूं, एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको कि आइगन फंक्शन का क्या मतलब होता है। आप एक बार लिख लो पहले स्टेटमेंट, एवरी पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, एवरी पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इज द आइगन फंक्शन of every system, ठीक है, the eigen function of every system। चलो सर, क्योंकि every पहले वाला आपने हटा देते, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। ये कह रहा है कि जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होते हैं पीरियोडिक होने चाहिए, वो आइगन फंक्शन होते हैं हर सिस्टम। अब ये भी तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ही है, इसको ब्रेक कर लो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में, नहीं, e की पावर j में ब्रेक हो जाएगा z2t और माइनस z2t में। तो इसका मतलब हर एक पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं ना, ft अगर मेरा पीरियोडिक है तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ, किसमें? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में। आपको याद होगा, 4 ईयर में पढ़ा है हमने, ठीक है। हर एक पीरियोडिक सिग्नल को आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर सकते हो, उसकी समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब अगर मेरा ft पीरियोडिक है, पीरियोडिक सिग्नल है, तो समझ लो हर सिस्टम का क्या है वो? आइगन फंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है आइगन फंक्शन? मुझे पता चल गया कि ये इसका आइगन फंक्शन है। जब भी कोई सिग्नल किसी सिस्टम का आइगन फंक्शन होता है तो आउटपुट आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे? जो मेरा इनपुट है वो यू का लिख दो, इनटू एक्स की जगह पे जे ओमेगा कर दो, और ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 2, तो 1/j प्लस जो भी इनपुट है आपके, या समझ आइए, आउटपुट आएगी स्टडी स्टेट आउटपुट, ठीक है। अगर ये डीसी होता तो मजे आ जाते, ओमेगा की वैल्यू क्या होती? 0, तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या पुट कर देते? 0। समझ आएगा? जब भी फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आ जाएगा, गलती नहीं करनी है, तब ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर। बताओ क्या आंसर आया इसका? आंसर देखते हैं, मैग्नीट्यूड, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा इसका? फेज। तो जरा देखो क्या बनेगा, 4 sin 2t डिवाइड बाय इसका r एंगल थीटा में कन्वर्ट कर दो। r क्या है इसका? रूट ऑफ 9 + 4 11 आ गया ना, और एंगल क्या आया? माइनस नहीं, ऊपर आएगा, नीचे तो आएगा 10 - 2/3, ऊपर आके माइनस होगा ना। हाँ, ये इसका एंगल आएगा, कोई दिक्कत है? बताइए, सही बात है। अब बताओ 4 डिवाइड बाय रूट 11, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। तो आंसर जो आएगा आउटपुट का, स्टडी स्टेट आउटपुट आएगी 4/√11 साइन ऑफ 2t, और ये एंगल ऊपर आके क्या हो जाएगा? -tan इनवर्स ऑफ 2/3। समझ आया? ये मेरा क्या होगा? ये मेरा स्टडी स्टेट आउटपुट आएगी y2। दिस इज माय स्टडी स्टेट आउटपुट y2। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो साइनसॉइड सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं उनमें ध्यान से करना है।
क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल आइगन फंक्शन होते हैं हर सिस्टम के, तो उस केस में क्या रेस्पॉन्स आएगा, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें गलती नहीं करनी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये डीसी होता तो मजा आता है, क्या है रूट 30, ओके ठीक है, रूट 30 आ गया भाई, रूट 30। अच्छा एक बात हो, अगर ये डीसी होता, अगर इनपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू कांस्टेंट होती, कोई फ्रीक्वेंसी ना होती उसमें, कांस्टेंट होती, तो फिर यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होती, जीरो। अभी तक यही तो कर रहे थे, क्योंकि अभी तक जो हमारी जो इनपुट थी उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू कैसे आ रखी थी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है, डीसी वैल्यू। डीसी वैल्यू तो ओमेगा क्या होता है डीसी का, जीरो। तो एस की जगह से ओमेगा करो, ओमेगा की वैल्यू जीरो कर दो, नहीं समझे, ठीक था। अभी से पहले जो हमने सिस्टम किए थे उनमें जो स्टेडी स्टेट वैल्यू थी वो कांस्टेंट आ रही थी, जितने भी सिग्नल हमने किए पीछे, ठीक है, जो भी हमने पुराने दो या एक या दो क्वेश्चन जो पहले किए इससे पहले, उनमें कांस्टेंट वैल्यू थी, स्टेडी स्टेट वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब होता है डीसी वैल्यू, डीसी वैल्यू थी तो एस की वैल्यू क्या पुट कर दी थी हमने, जीरो। आई होप आपको समझ आया। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, अभी कांस्टेंट नहीं है, स्टेडी स्टेट वैल्यू भी टाइम वेरिंग है। स्टेडी स्टेट वैल्यू का ये मतलब नहीं है कि कांस्टेंट वैल्यू, स्टेडी स्टेट का मतलब वेरिएशन कांस्टेंट हो गए, वेरिएशन रिपीटिंग हो गए, समझा। तो ये स्टेडी स्टेट वैल्यू आ जाएगी, तो फिर किस तरह से हम लिखाएंगे वो रिस्पांस ध्यान रखिए, उस केस में फिर कैसे करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए। वो सिस्टम दे रखा है आपको, ठीक है जी, और वो कुछ इस तरह का दे रखा है, और इनपुट दे रखी है ये मेरी इनपुट है सिस्टम, t इक्वल टू 0 के बाद इनपुट, ये ध्यान रखना, आपको बताना है स्टेडी स्टेट आउटपुट। स्टेडी स्टेट आउटपुट बताइए क्या है, स्टेडी स्टेट में आउटपुट की वैल्यू बतानी है, पहले जल्दी, फिर वापस अपने रिटर्न आते हैं, वापस उसी अपने टॉपिक पे आते हैं भाई। बताइए इसकी स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या आएगी, फाइंड इट्स स्टेडी स्टेट आउटपुट, बताइए क्या आएगी स्टेडी स्टेट आउटपुट, जरा देखें। मुझे एक बात बताओ जरा, इनपुट की स्टेडी स्टेट में क्या वैल्यू होगी, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो गायब हो जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम एक ही बार ये टिके हो रहा है ना, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम में गायब हो जाएगा, तो 4 बचेगा एक, तो और एक क्या बचेगा, 4 sin 3, दो इनपुट बचे। अब ये कह सकते हो दो सोर्स, एक डीसी सोर्स है, एक एसी। अब ये तो पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो इस सिस्टम का क्या होगा, ये आइगन फंक्शन, लेकिन 4 की वजह से, 4 तो डीसी है ना, अब बताओ इसकी वजह से क्या क्या रिस्पॉन्स आएगा, 4/3, क्योंकि स्टेडी स्टेट गेन कितना है इसका, 1, डीसी गेन इसका 1/3 है, ठीक है, एस के लिए 0 पुट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा बता जरा, 4 sin 3 तो यूं का यूं आएगा, क्योंकि आइगन फंक्शन है ये, इनटू बताओ क्या आएगा, एस की जगह पे क्या कर दो, j3 पुट कर दो, तो -9 प्लस j12 प्लस 3, समझ आया, ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या बना है, ठीक है, इसका आंसर निकाल सकते हो, तो क्या बनेगा 4/3 प्लस, ये देख लो ना क्या r एंगल थीटा में बनेगा, ये 4 sin 3t डिवाइड बाई -6 प्लस j12 है ना, कौन सा क्वाड्रेंट है, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका एंगल जो आएगा वो पाई माइनस है, याद है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4/3 प्लस 4 sin 3t डिवाइड बाई, इसका r एंगल थीटा में कन्वर्ट कर दो, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ 180 पूरा 180 आ रहा है, 180 12 140, ठीक है 180, और एंगल कितना आएगा उधर जरा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 12/6, ठीक है, मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है ना, तो ये बन गया। अब बताओ क्या बनाइए, ये बना 4/3 प्लस मैग्नीट्यूड का रेशियो 4/√180 कर दो, 4/√180 कर दो जरा, क्या बनेगा बताओ, 4/√180 sin of 3t minus pi plus tan इनवर्स। अब इसको साइन को पाई वाले कंसेप्ट लगा दो, पाई माइनस में पाई हो रहा है, बोल सकते हो, या इधर छोड़ दो, बताओ जरा, इसको 1 डिग्री मान लो ना, इसको इन दोनों को थीटा मान लो, तो बेसिकली ये sin थीटा माइनस पाई, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट,
फोर्थ क्वार्टर नहीं, थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में क्या बनेगा? ये लिखो माइनस साइन, माइनस साइन, ठीक है भाई। थीटा को 1 डिग्री ले लो ना, इन दोनों को थीटा लिख लो और थीटा को 1 डिग्री अज्यूम कर लो, ठीक है। तो थीटा 1 डिग्री माइनस 180, तो थर्ड क्वार्टर नहीं आ जाएगा, -1 समझ लें। थर्ड क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब माइनस साइन थीटा है, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4/3 माइनस 4/√180 साइन ऑफ थीटा। थीटा इज 3t प्लस tan इनवर्स। समझ आया? समझ आया? ये मेरा आंसर आएगा। ये किसकी वजह से आंसर है? ये तो AC ना ना, ये कंप्लीट आंसर है भाई, ये कंप्लीट आंसर है, AC प्लस DC, ठीक है। ये कंप्लीट आंसर, ये स्टडी स्टेट आउटपुट है मेरी। कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़ सकते हैं, वापस आते हैं। तो चलिए, मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे आ रहा था, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि आप स्टडी स्टेट में क्या आउटपुट आएगी वो देख सकते हो कि स्टडी स्टेट में कहाँ पे स्टडी स्टेट में आउटपुट मेरा देगा सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, ठीक है। चलिए, ट्रांजेंट तो लैप्लास से ही पता चलेगा, ट्रांजेंट तो लैप्लास इनवर्स होगा ना, तब आएगा। सर जो डीसी गेन होता है वो सिर्फ डीसी इनपुट का होगा ना? हाँ, तभी तो एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे। नहीं, जैसे 4 sin 2 जो सो डीसी गेन नहीं होगा, उसका कोई डीसी गेन नहीं होगा, उसमें डीसी है ही नहीं, तो उसमें एस की वैल्यू 0 नहीं पुट करेंगे। वैसे सिस्टम का स्टडी स्टेट गेन मुझे पता है, जैसे मान लीजिए ये है 1/s+3, इसका स्टडी स्टेट गेन कितना है? 1/3, लेकिन वो तब है जब इनपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट डीसी, तब वो 1/3 से मल्टीप्लाई करेगा। अगर इनपुट में स्टडी स्टेट वैल्यू, इनपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू साइनसॉइड आ जाए तो एस की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी है, एस की वैल्यू फिर j ओमेगा समथिंग कुछ इस तरह से पुट करनी है। समझ आया क्या मेरा पॉइंट? आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जरा देखिए, वापस आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कैसा रिस्पॉन्स आएगा। फर्स्ट ऑर्डर और टाइम कांस्टेंट का मतलब बताया। टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम होता है बता जरा? टाइम कांस्टेंट जो टाउ होता है वो टाइम होता है जितने टाइम में जो स्टडी स्टेट वैल्यू होती है, जो स्टडी स्टेट जिसको पहुंचना है उसका कितना परसेंट पहुंच जाए? 63% उस पर अचीव कर ले, वो टाइम क्या होता है? आपका टाइम कांस्टेंट टाउ। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जरा देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास कोई इनपुट है, अब मैं इनपुट चेंज कर रहा हूं, अब मैं इनपुट चेंज कर रहा हूं, मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ही है, एनालिसिस में फर्स्ट ऑर्डर पे ही कर रहा हूं अभी, ठीक है भाई। और मैंने इनपुट किया है आर इनपुट कर दिया, रैम इनपुट कर दिया, ठीक है। तो आप बताइए कि क्या मेरा रिस्पॉन्स आया, इसका रिस्पॉन्स कैसा है? रैम रिस्पॉन्स कैसा आएगा? तो आरटी को लैप्लास लिख लो, आरटी का लैप्लास क्या होता है? 1/s²। आरटी का लैप्लास होता है 1/s²। तो बता जरा, जो आउटपुट आएगा वही है लैप्लास डोमेन में, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 1/s² इनटू s+3। मैंने टाइम डोमेन में इस बार इस तरह का इनपुट किया है, अब ये बनेगा मेरा आउटपुट। अब इसका लैप्लास इनवर्स ले लो, क्या इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो, a/s प्लस b/s² प्लस c/s+3। अब इसमें रेजिड्यू थ्योरम लगेगी, पार्शियल फ्रैक्शन करना आना चाहिए। मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, सिग्नल सिस्टम में बता चुका हूं। करें भी a की वैल्यू बताइए क्या है? नहीं, पहले c की वैल्यू निकाल लो, 1/9 और फिर b की वैल्यू निकाल लो 1/3। अब a की वैल्यू बताइए, s² हटा दो, इसका डिफरेंशिएशन लो, कॉची रेजिड्यू थ्योरम लगाओ। a की वैल्यू बताओ क्या आएगी? -1/9। एक बार चेक कर लो, वो चेक कर लो, -1/9 यही आ रही है। अब इसका लैप्लास इनवर्स ले लो, तो yt बताओ क्या है? yt इज -1/9 ut, 1/s का ut नहीं होता लैप्लास इनवर्स, और 1/3/s² का क्या होगा? प्लस 1/3 rt। इस rt इज रैम, ठीक है, ध्यान रखो, rt प्लस 1/9 -3t, ये मेरा आउटपुट है। ध्यान रखिए, इस आउटपुट में स्टडी स्टेट वैल्यू भी है और ट्रांजिएंट वैल्यू भी। इसमें कोई स्टडी, हमने केवल स्टडी स्टेट नहीं निकाला, इसमें केवल स्टडी स्टेट कब आता है बताओ? जब इसकी भी स्टडी स्टेट वैल्यू लेता और इसकी भी स्टडी स्टेट के लेता, तब ओनली स्टडी स्टेट वैल्यू चाहिए। फिलहाल क्या है बताओ? फिलहाल तो इसमें ट्रांजिएंट भी है
जो है आउटपुट इसके अंदर दो पार्ट है, एक है स्टडी स्टेट वैल्यू और एक कौन सी है बताओ जरा, ट्रांजिएंट। दो वैल्यू है इसके अंदर। अगर मुझे स्टडी स्टेट वैल्यू चाहिए इसकी, आउटपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू क्या आएगी बताओ, टी की वैल्यू क्या पुट कर दो, इनफाइनाइट। तो आप इनफाइनाइट देखो, ये गायब होगा इनफाइनाइट पे, और ये एक तो ये रहेगा, तो -1/9 प्लस बताओ क्या है, इनफाइनाइट। आर टी की वैल्यू टी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो आंसर क्या बनेगा, इनफाइनाइट। स्टडी स्टेट आउटपुट इज इनफाइनाइट, और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टडी स्टेट से देख, यहां से देख के देखो स्टडी स्टेट आउटपुट क्या आ रही है, इनपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, और गेन कितने है 1/3, मल्टीप्लाई कर दो, इनफाइनाइट आंसर आना चाहिए, और आंसर वैसे इनफाइनाइट। तो स्टडी स्टेट आउटपुट जो है वो इनफाइनाइट है। तो ये पूरा जो आंसर है ये टोटल रेस्पॉन्स का होता है, ये मेरा टोटल रेस्पॉन्स है जिसमें ट्रांजिएंट भी है और स्टडी स्टेट भी, दोनों रेस्पॉन्स मिल गए। समझ आएगा मेरा पॉइंट? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं रैंप के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, फिर आगे वो सारे इनफाइनाइट होते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं। ठीक है, पैराबोलिक वगैरह के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने 3 टेस्ट सिग्नल देखे, कौन कौन से, इम्पल्स, यूनिट स्टेप एंड रैंप। ठीक है, 3 तरह के मैंने सिस्टम देखे, और तीनों में मैंने रेस्पॉन्स निकाला कि किस तरह का रेस्पॉन्स है। ठीक है, एक चीज और है, देख एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जरा देख। और मैं टाइम डोमेन में देख रहा हूँ भाई, टाइम डोमेन तो लैप्लास इनवर्स ही लेना और कुछ नहीं करना, टाइम डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास सिस्टम ये होता, और मान लीजिए मेरा ये इनपुट होता, आप बताओ स्टडी स्टेट आउटपुट क्या आती, आपको क्या लगता है? एसक्यूएल 0 पुट करोगे क्या? चलो करके देखो, एसक्यूएल 0 पुट कर दो, स्टडी स्टेट आउटपुट क्या आनी चाहिए बताओ, -2 आनी चाहिए, नहीं? एक बार चेक करते हैं, लैप्लास लगा के चेक करते हैं, और लैप्लास लगा के बोलो कि स्टडी स्टेट वाली गेम क्या आएगी। जरा देखें, इसका लैप्लास क्या आएगा बताओ जरा, 4/s, और इसका है 1/s-2। तो टाइम डोमेन में, लैप्लास डोमेन में ये दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो जो y s आएगा मेरे पास, y s आएगा 4/s × s-2। सही बात है? लैप्लास डोमेन में जो y s आएगा वो ये आएगा। अब बताओ इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, a/s प्लस b/s-2। नहीं, a और b की वैल्यू बताइए क्या है, a is -2 and b is 2। लैप्लास इनवर्स ले लो, तो ये बनेगा -2ut प्लस 2 × e की पावर 2t। सही बात है? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बताओ स्टडी स्टेट में क्या वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ से तो क्या है स्टडी स्टेट के, स्टडी स्टेट में इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू -1/2 है, तो आंसर इज -2। क्यों भाई, इसमें पर क्यों आई? देख, जो स्टडी स्टेट गेन आप निकालते हो, जिसमें s की वैल्यू 0 पुट करके आप निकालते हो स्टडी स्टेट गेन, वो केवल स्टेबल सिस्टम के लिए होता है। और ये सिस्टम कैसा आ गया, अनस्टेबल। इसका पोल राइट हाफ में, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। स्टडी स्टेट वैल्यू, फाइनल वैल्यू थ्योरम याद करो। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू ना। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती, खासकर कब नहीं होती बताओ, जब उसके पोल किधर आ जाए। समझ आएगा आपको? आप नहीं चेक कर सकते यहाँ पर स्टडी स्टेट, आप ये नहीं कह सकते स्टडी स्टेट गेन इज -1/2, डीसी गेन इज -1, नहीं कर। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं चेक कर पाओ। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल कब देखना है, जब आपका सिस्टम कैसा हो, स्टेबल, देन ओनली आपको ये कांसेप्ट लगाना है, अदरवाइज नहीं देखना। ठीक है, सर अगर 0 भी राइट हाफ में होता और पोल में होता फिर 0 से नहीं देखते, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोल से, पोल देखो। ठीक है, पोल से देखो। पर सर उसमें भी नेगेटिव आएगा, डीसी गेन आपको नेगेटिव आने दो, अगर पोल लेफ्ट हाफ में है मान लीजिए, नेगेटिव वाला आने दो, स्टेबल रहना चाहिए बस, नेगेटिव वाला आने दो। नेगेटिव से कोई मेरा दुश्मनी नहीं है, मुझे तो प्रॉब्लम किससे है, स्टेबल नहीं है ये पोल, इसका काम चला गया। और वैसे भी आप पूछो तो स्टेबल क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। इनपुट आपने बाउंड्री डाली और आउटपुट क्या है, -2 से शुरू होगा, t = 0 पे देखो, t = 0 पे 0 से शुरू होगा, और एक्सपोनेंशियली क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और कहाँ पे बढ़ता जाएगा, t = इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। बाउंडेड इनपुट के लिए अनबाउंडेड आउटपुट आ गई, नहीं
तो इसका मतलब सिस्टम कैसा बना, अनस्टेबल। या फिर आप पोल से देख लो, अगर इसमें पोल जीरो वाला कंसेप्ट याद है, आगे हम पढ़ेंगे वैसे स्टेबिलिटी। इसका पोल लेफ्ट हाफ में, तो इसलिए क्या हो गया, सॉरी राइट हाफ में, तो इसका मतलब अनस्टेबल है। इतना याद रख सकते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस नॉलेज है बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की रिस्पॉन्स कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम डोमेन एनालिसिस कैसे करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट है सेकंड ऑर्डर सिस्टम। आप लिखिए एनालिसिस, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं। सर जो हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़े उनमें अगर नीचे नीचे तो पोल हम देखते रहेंगे एस की पावर 1 ऊपर से हमें तो मतलब नहीं है जीरो से जीरो आने दो। मान लीजिए कोई सिस्टम इस तरह का है, s डिवाइड बाई s प्लस 4, सेम प्रोसेस है। और मान लीजिए मैंने 4 ut डाल, तो बताओ स्टेडी स्टेट गेन क्या आना चाहिए, स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या आनी चाहिए। 4 इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू है और इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है, 0। तो स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए स्टेडी स्टेट आउटपुट। स्टेडी स्टेट आउटपुट अब चेक करके देखो, लैप्लास लगा के देखो और ओवरऑल रेस्पॉन्स निकाल दो, और ओवरऑल रेस्पॉन्स निकाल के yt निकाल लो, और yt में t की वैल्यू क्या पुट कर लो, इनफाइनाइट। उससे चेक करो क्या 0 आंसर आ रही है, चेक करके देख लो। इसका क्या आएगा 4/s इनटू s अपॉन s प्लस 4। कट गया, क्या बना 4 अपॉन में s प्लस 4, ये मेरा ys है, ध्यान रखना ys दोनों को मल्टीप्लाई होगा ना। तो yt बताओ क्या आएगा, yt आएगा 4 e पावर माइनस 4 t ut, और t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करके देखो 0, t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो 0 बन जाएगा। क्या कहते हो, और 0 वैसे भी आ रहा था डायरेक्ट, ये भी स्टडी स्टेट। इसका ठीक है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन बस ये है कि ये या तो प्रॉपर होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रॉपर, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। s की वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए न्यूमरेटर में, समझ आया, वो फिर इम्प्रॉपर हो जाएगा। और अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल होगा तब भी आप ये डायरेक्टली चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को चेक करना बताया, उसका एनालिसिस बताया, टाइम डोमेन में कैसे करते हैं।